किसी भी सब्जेक्ट की हम शुरुआत कैसे करते हैं? उस सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन से। और आज से हम अकाउंटिंग की क्लास को शुरू करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इस इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, एक बार मैं आपको फ्लो बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़, ये अकाउंटिंग होती ही क्या है? कैसे इवॉल्व हुई है ये? पैराडाइम मतलब होता है फंडामेंटल शिफ्ट क्या हुआ है अकाउंटिंग में? पहले अकाउंटिंग का मतलब क्या होता था और आज की डेट में अकाउंटिंग कितनी इवॉल्व हो चुकी है? और उसके बाद हम अकाउंटिंग की डेफिनेशंस को समझेंगे। एक है इसकी मॉडर्न डेफिनेशन और एक है इसकी ट्रेडिशनल डेफिनेशन। तो बहुत सारी बुक्स में आपने मॉडर्न डेफिनेशन पढ़ी होगी और बहुत सारी बुक्स में आपने ट्रेडिशनल डेफिनेशन पढ़ी होगी। दोनों को ही कंपेयर करके मैं आपको बताऊंगा दोनों का क्या क्या मतलब होता है। और अकाउंटिंग अगर आपने पहले कभी नहीं पढ़ी है तो भी अकाउंटिंग का आज आपको मतलब समझ में आ जाएगा। अकाउंटिंग के सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपने अकाउंटिंग पढ़ी होगी पहले तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी पूरी अकाउंट्स की बेसिक्स के बारे में। ठीक है। इसके बाद हम सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की। इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे और फिर हम बेसिक टर्म्स समझेंगे अकाउंटिंग में, क्योंकि अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है बिजनेस की। भाई किसी भी बिजनेस को समझने के लिए हमको उसकी अकाउंटिंग की हेल्प लेनी पड़ती है। उसकी अकाउंटिंग की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको पढ़ के हम समझ पाते हैं कि कंपनी अच्छी है कि बुरी है। इसीलिए अकाउंटिंग को नाम दिया गया है लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। जैसे इंग्लिश एक लैंग्वेज है, हिंदी एक लैंग्वेज है, इसी तरह अकाउंटिंग भी एक लैंग्वेज है, लेकिन वो बिजनेस की लैंग्वेज है। और इसको समझने के लिए आपको उन टर्म्स को पता होना ज़रूरी है जो अकाउंटिंग में यूज़ होता है। उन सारे टर्म्स के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, जो कि है पैराडाइम शिफ्ट इन दी अकाउंटिंग। पैराडाइम का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल जो चेंज हुआ है अकाउंटिंग में वो कैसे हुआ है। पहले अकाउंटिंग क्या होती थी, अकाउंटिंग का मतलब क्या होता था और आज की डेट में अकाउंटिंग का क्या मतलब है। अब इस चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे ना तो हर एक सेंटेंस, हर एक वर्ड को पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको पूरा का पूरा हर एक सेंटेंस, हर एक वर्ड समझाते हुए चलूंगा, जिससे जब आप घर पे इसकी रीडिंग करें चैप्टर की, इस डॉक्यूमेंट की, तो आपको क्रिस्टल एंड क्लियर सारी चीज़ें हो जाएं, कोई भी डाउट ना रह जाए, कोई भी ऐसा लाइन ना हो, ऐसी कोई सेंटेंस ना हो जो आपको समझ में ना आए। ठीक है, तो हम अच्छे से हर एक सेंटेंस को रीड करके मैं आपको उसका मतलब समझाते हुए चलूंगा। तो अकाउंटिंग हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम इट्स ट्रेडिशनल रोल ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड कीपिंग टू बिकम द वाइटल पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। पहली चीज जो आपको समझनी है कि अकाउंटिंग इवॉल्व हुई है। पहले इसका रोल जो था पहले अकाउंटिंग का वो सिर्फ रिकॉर्ड कीपिंग था। पहले माना जाता था कि अकाउंटिंग का मतलब सिर्फ इतना है कि भाई जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं, जो भी आपने बेचा और खरीदा है, उसकी रिकॉर्डिंग कर लो, बस अकाउंटिंग का काम इतना ही माना जाता था। ये हो गई हमारी अकाउंटिंग पहले के ज़माने की। अब जब से डेटा एनालिसिस का समय आया है, तब से डेटा एनालिसिस का टूल बन गया है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग सिर्फ रिकॉर्डिंग का काम नहीं है। अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग करके उसको रिपोर्ट्स के फॉर्म में जनरेट करता है। किन रिपोर्ट्स के फॉर्म में? अंडरस्टैंडेबल रिपोर्ट्स के फॉर्म में। ऐसी रिपोर्ट्स के फॉर्म में जनरेट करेगा उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को, जिससे कि स्ट्रैटेजिक डिसीजन ले सके कंपनी। भाई पाई चार्ट्स के फॉर्म में आ सकता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, उसके भी कई तरीके से, बार ग्राफ के फॉर्म में भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को जनरेट कर सकते हो। अलग अलग तरीके से जनरेशन होता है रिपोर्ट्स का, जिससे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है। तो अब अकाउंटिंग सिर्फ एक रिकॉर्ड कीपिंग टूल नहीं रह गया है, ये डिसीजन मेकिंग टूल हो गया है। ये एक पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया है। इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब क्या होता है? जहां कुछ इनपुट होता है, फिर सॉफ्टवेयर उसको प्रोसेस करता है, फिर कुछ आउटपुट निकल के आता है जिसका यूज करते हैं लोग, यूजर्स। इसी तरह से अकाउंटिंग भी एक इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया है, जहां पे आप इनपुट करते हो, डेटा एंटर करते हो, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर उसको प्रोसेस करता है, फिर रिपोर्ट्स और चार्ट्स के फॉर्म में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फॉर्म में। अब आप कहोगे सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, हम तो पहले चैप्टर पढ़े। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब कुछ नहीं, कंपनी की जो परफॉर्मेंस है उसको दिखाने का तरीका होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो उसके फॉर्म में, रिपोर्ट्स के फॉर्म में जनरेट करता है सिस्टम, और फिर डिसीजंस लिए जाते हैं उसके बेसिस में यूजर्स के द्वारा। तो ये पैराडाइम शिफ्ट हुआ है अकाउंटिंग में। ठीक है, अब ये जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी काम आता है और सोसाइटी में भी काम आएगा। आप कहोगे सर सोसाइटी से क्या मतलब है मतलब। अब हमारे कंट्री में इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग भी होने लग गई है। मतलब इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग का मतलब ये होता है, जैसे कोई भी कंपनी है, वो जो भी काम कर रही है उस काम से एनवायरनमेंट में कितना कॉस्ट वो इनकर कर रही है, मतलब एनवायरनमेंट को कितना डिग्रेड कर रही है,
वो कॉस्ट की अकाउंटिंग होगी, और एनवायरनमेंट को कितना बेनिफिट दे रही है वो पॉजिटिवली, उसकी भी अकाउंटिंग होगी। इसको अलग से अकाउंटिंग बोलते हैं, एनवायरमेंटल अकाउंटिंग बोलते हैं। सोसाइटी का भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इस अकाउंटिंग के थ्रू लिया जा सकता है। ठीक है, तो द मॉडर्न अकाउंटेंट इज नो लॉन्गर जस्ट अ ट्रांजेक्शन रिकॉर्डर। तो जो मॉडर्न अकाउंटेंट है वो सिर्फ ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करता है, वो ऐसा प्रोवाइडर है इंफॉर्मेशन का जो इन्फॉर्म्ड डिसीजन को हेल्प करता है, इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में एड करता है, हेल्प करता है। टुडेज अकाउंटिंग एक्सटेंड्स बियॉन्ड द बुक कीपिंग। बुक कीपिंग मतलब वही खाली रिकॉर्ड करना, टू इंक्लूड रोल्स इन फॉरेंसिक अकाउंटिंग। क्या बोल रहा है कि अब वो जमाना नहीं रह गया है कि भाई खाली रिकॉर्ड कर दो, नहीं, अब फॉरेंसिक अकाउंटिंग। फॉरेंसिक अकाउंटिंग समझते हो क्या होता है? फॉरेंसिक अकाउंटिंग का मतलब होता है जैसे फ्रॉड कभी हो गया किसी कंपनी में, तो उसको चेक करने के लिए अकाउंटेंट का यूज किया जाता है, अकाउंटिंग का यूज किया जाता है। ई कॉमर्स में, फाइनेंशियल प्लानिंग में, इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग में, इन सब में अकाउंटिंग का रोल बढ़ गया है। दिस शिफ्ट दिस शिफ्ट रिकॉग्नाइजेज अकाउंटिंग एज द इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैंने आपको समझाया था ना, इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, जहां इनपुट होता है फिर सिस्टम उसको प्रोसेस करेगा। जैसे कंप्यूटर है हमारा, ये इंफॉर्मेशन सिस्टम है। यहाँ आप टाइप करते हो, कंप्यूटर प्रोसेस करता है, तो आपको वर्ड फाइल में सेंटेंसेस दिखते हैं आउटपुट के फॉर्म में। समझ रहे हो? इसी तरह से अकाउंटिंग भी एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जहां आप एंटर तो करोगे, फिर सिस्टम उसको प्रोसेस करेगा, फिर रिपोर्ट्स के फॉर्म में आपको जनरेट करके देगा इंफॉर्मेशन, जिसका यूज ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है, ठीक है, डिसीजन लेने में। अब बात करते हैं भाई मीनिंग की, कि अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग क्या है। अब मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग में ना दो तरीके से आप मीनिंग समझ सकते हो, एक है मॉडर्न डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक है ट्रेडिशनल डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले हम मॉडर्न डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं, जो कि ब्रॉड है और फंक्शनल है नेचर में। मतलब जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो अकाउंटिंग को एज अ प्रोसेस आपको समझाने की कोशिश करेगी कि अकाउंटिंग का फंक्शन क्या है। अकाउंटिंग का फंक्शन हमने क्या पढ़ा था, एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम है अकाउंटिंग, रिपोर्ट्स दे रहा है जिससे डिसीजन मेकर्स डिसीजन ले सकें। यही मॉडर्न डेफिनेशन है। देखो पढ़ते हैं डिटेल में मॉडर्न डेफिनेशन क्या कहता है। अकाउंटिंग कैन देयरफॉर बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ identifying, measuring, recording, and communicating the required information relating to the economic events of the organization to the interested user of such information। क्या बोल रहा है, अकाउंटिंग को डिफाइन कर रहे हो सबसे पहले तो एज अ प्रोसेस। किस चीज का प्रोसेस है अकाउंटिंग? भाई इकोनॉमिक इवेंट को आइडेंटिफाई करने का। पहली चीज क्या बोल रहा है ये, इकोनॉमिक इवेंट को सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करोगे। अब आप पूछोगे सर ये इकोनॉमिक इवेंट्स होते क्या हैं? देखो, कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में तो बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं ना। दो एम्प्लॉयज़ की आपस में लड़ाई हो रही है, एक एम्प्लॉय ने रिजाइन कर दिया है, ऐसे और भी इवेंट्स हो रहे हैं। जैसे मान लो एक एम्प्लॉय को सैलरी मिल रही है, कुछ आप सेल कर रहे हो, कुछ परचेज कर रहे हो, तो इसमें से कुछ इकोनॉमिक इवेंट हैं और कुछ नॉन इकोनॉमिक इवेंट्स हैं। कैसे पहचानोगे? इकोनॉमिक इवेंट्स वो इवेंट्स हैं जिनमें फाइनेंशियल कैरेक्टर है, जिनको आप मॉनेटरी टर्म से मेजर कर सकते हो। दो एम्प्लॉय की लड़ाई हो रही है, ये इकोनॉमिक इवेंट नहीं है, ये नॉन इकोनॉमिक इवेंट है। अकाउंट्स का काम है सबसे पहले इकोनॉमिक इवेंट्स को आइडेंटिफाई करना, और उसके बाद उसको मेजर करना। आप कहोगे मेजर क्या चीज़ है? मेजर का मतलब होता है, मेजरमेंट का मतलब होता है उसको मनी की टर्म्स मेजर करना। जैसे आपने सामान कोई खरीदा, तो भाई कितने रुपए में खरीदा, मेजरमेंट तो करोगे ना। ये एक एक पेन बनाने के लिए प्लास्टिक खरीदा, एक निब खरीदी, अलग अलग चिप खरीदा, जो भी खरीदा उसका टोटल बिल होगा, तो मेजरमेंट तो करना पड़ेगा। उसमें जीएसटी पे किया होगा, तो उसको मेजरमेंट भी तो करोगे, टोटल कैलकुलेट भी तो करोगे। उसके बाद उसको आप रिकॉर्ड करोगे भाई। अब रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग में करते हैं, वो हमने रिकॉर्ड कर लिया भाई, सॉफ्टवेयर में डाल दिया, एंट्री कर दी। अब सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, वो उसको रिपोर्ट्स के फॉर्म में जनरेट कर देगा, और जब जनरेट कर देगा तो उसके बाद आप उसको कम्युनिकेट कर देते हो यूजर्स को, इंटरेस्टेड यूजर्स को। अब ये इंटरेस्टेड यूजर्स भी क्या होते हैं, इंटरनल यूजर भी हो सकते हैं, ठीक है, और ये एक्सटर्नल यूजर भी हो सकते हैं। जो इंटरनल यूजर होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होते हैं, जैसे सुपरवाइजर्स होते हैं, लाइन मैनेजर्स होते हैं, सीएफओ हो गए, सीए हो गए, सीएम, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, जो कंपनी के स्ट्रैटेजिक डिसीजंस में या कोई भी डिसीजन में इस इंफॉर्मेशन को यूज कर रहे हैं, वो इंटरनल यूजर हैं। एक्सटर्नल यूजर्स वो लोग हैं जो कंपनी के बाहर बैठे हुए हैं, भाई सेबी के रेगुलेटर्स हैं, टैक्स डिपार्टमेंट है, ये सारे एक्सटर्नल यूजर्स हैं। शेयर होल्ड पोटेंशियल शेयर होल्डर्स हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं। अब आपको सर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स तो इंटरनल पार्ट होंगे, नहीं। इंटरनल यूजर का मतलब वो होता है जो डे टू डे मैनेजमेंट से रिलेटेड है। बोर्ड डायरेक्टर्स अगर हैं तो वो भले इंटरनल यूजर हो जाएंगे, शेयर होल्डर नहीं होंगे। शेयर होल्डर तो बाहर से, शेयर होल्डर ने तो डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर ही रखा है डे टू डे बिजनेस संभालने के लिए। शेयर होल्डर के पास तो टाइम थोड़ी है कि हाँ इतने सारे शेयर्स लगा रखे उसने अलग अलग बिजनेस में, सबका डे टू डे ऑपरेशन चेक करता रहे, नहीं। डे टू डे मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं वो इंटरनल यूजर हैं। जो पोटेंशियल इन्वेस्टर हैं, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, सेबी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, ये सारे एक्सटर्नल यूजर होते हैं, ठीक है।
तो ये मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग है कि अकाउंटिंग एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है और अकाउंटिंग एक प्रोसेस है बेसिकली। अकाउंटिंग को डिफाइन किया गया एज अ प्रोसेस ऑफ व्हाट, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक इवेंट टू द इंटरेस्टेड यूजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिससे वो इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकें। समझ में आ गई बात? अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग की बात हुई है। देखो ये अकाउंटिंग कर क्या रहा है, देखो क्या लिखा हुआ है, अकाउंटिंग लिंक्स डिसीजन मेकर्स विद इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मतलब जो डिसीजन मेकर्स हैं इनसे इकोनॉमिक इवेंट्स को लिंक करता है अकाउंटिंग। आप कहोगे कैसे? देखो इकोनॉमिक इवेंट्स को डायरेक्टली एनालाइज नहीं कर सकता डिसीजन मेकर। मैं और आप डायरेक्टली कुछ भी कंपनी में हो रहा है उसका कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि ये अच्छा है कि बुरा है। तो कैसे निकालेंगे? हम अकाउंटिंग की रिपोर्ट्स को देख के निकालेंगे। जब अकाउंटेंट ने उस इकोनॉमिक इवेंट को प्रोसेस कर दिया होगा इस अकाउंटिंग प्रोसेस के थ्रू, जो रिपोर्ट जनरेट कर दी होंगी और वो हमें कम्युनिकेट हो जाएंगी, उसके बाद ही डिसीजन मेकर्स डिसाइड कर सकते हैं कि आगे क्या करना है। और जो भी इनने डिसीजन लिया उसके रिजल्ट कुछ होंगे, वो भी इकोनॉमिक इवेंट्स के फॉर्म में होंगे। तो अकाउंटिंग क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है, इन इकोनॉमिक इवेंट्स को लिंक कर रहा है डिसीजन मेकर्स के साथ, क्योंकि इस अकाउंटिंग के जरिए ही हम उसको रिपोर्ट के फॉर्म में जनरेट कर रहे हैं और फिर कम्युनिकेट कर रहे हैं। और जो भी हमने डिसीजन लिया उसका रिजल्ट भी आएगा, तो उसके रिजल्ट को भी ये लिंक कर रहा है डिसीजन मेकर्स के साथ, क्योंकि भाई रिजल्ट जो आया वो भी इकोनॉमिक इवेंट के फॉर्म में दिखेगा ना। तो हम देख सकते हैं कि जो हमने डिसीजन लिया वो सही लिया था कि नहीं लिया था। इसीलिए ये प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग का डायग्राम आपके सामने है। समझ में आ गई बात? तो ये यहाँ पे इकोनॉमिक इवेंट्स को एक्सप्लेन कर रखा है बट मैंने आपको समझा दिया। इकोनॉमिक इवेंट वो होता है, देखो लिखा हुआ है ना, कि जिसमें फाइनेंशियल करेक्टर होता है। और इकोनॉमिक इवेंट भी दो तरह के होते हैं, एक एक्सटर्नल इवेंट और एक इंटरनल इवेंट। एक्सटर्नल इवेंट क्या होता है, ऐसे ट्रांजेक्शन्स जो इनसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन होंगे वो आपके इंटरनल इवेंट्स हैं। और एक्सटर्नल इवेंट क्या होंगे, जो ऊपर लिखा हुआ है, पहले इंटरनल होना चाहिए था बट एक्सटर्नल लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, इंटरनल समझा दिया मैंने। एक्सटर्नल इवेंट क्या होंगे, जो ट्रांजेक्शन हो रहे होंगे, एक पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है और एक पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है, तो वो एक्सटर्नल इवेंट होगा आपका। एक पार्टी अंदर है ऑर्गेनाइजेशन की, एक पार्टी बाहर है। फॉर एग्जांपल आपने कस्टमर को शूज बेचा, तो कस्टमर बाहर की पार्टी है और यहाँ सेल डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की पार्टी है। तो ये एक्सटर्नल इवेंट हो गया। इंटरनल इवेंट का एग्जांपल क्या होगा, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और एक आपका वेयर हाउस है। वेयर हाउस से रॉ मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जा रहा है। वेयर हाउस मतलब जो रॉ मटेरियल को स्टोर कर रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो एक्चुअली में प्रोडक्शन कर रहा है। तो अगर रॉ मटेरियल्स आपका ट्रांसफर हो रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कहाँ, रॉ मटेरियल अगर ट्रांसफर हो रहा है आपका वेयर हाउस से कहाँ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की पार्टीज है ना दोनों, तो एक तरह का इंटरनल इवेंट है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंटरनल इवेंट। अब ये आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग और कम्युनिकेशन मैंने आपको समझा ही दिया है। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, फाइनेंशियल करेक्टर का जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको पहचानना कि हाँ ये इकोनॉमिक इवेंट है, फिर इसको मेजर करना, मतलब क्वांटिफाई कर देना मॉनेटरी टर्म्स में, रुपीस के टर्म में कैलकुलेशन करना बेसिकली। फिर इसको रिकॉर्ड करोगे आप, ठीक है, अपनी अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर में। फिर जो भी रिपोर्ट जनरेट होंगी उसको आप कर दोगे कम्युनिकेट। ठीक है, इसमें एक और वर्ड आया था डेफिनेशन में, ऑर्गेनाइजेशन का। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो चाहे वो नॉट फॉर प्रॉफिट ओरिएंटेड हो, अकाउंटिंग सब में जरूरी होती है। कोई भी फॉर्म हो बिजनेस का उससे मतलब नहीं है, अकाउंटिंग की डेफिनेशन, ये मॉडर्न डेफिनेशन सब में फिट बैठेगी। ठीक है, ये डेफिनेशन हमने पढ़ी थी अभी। इट इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग द इन्फॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड यूजर्स। तो भले किस तरह की भी ऑर्गेनाइजेशन हो, सबके लिए डेफिनेशन ये फिट बैठेगी। अब आता है एक पॉइंट इसमें, इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। इंटरेस्टेड यूजर्स मैंने आपको बता दिया है भाई कि जो आपका फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है इसको कन्वे करने के लिए अकाउंटिंग यूज करते हो, और इसीलिए अकाउंटिंग को हम लैंग्वेज ऑफ बिजनेस बोलते हैं, क्योंकि इन अकाउंटिंग रिपोर्ट्स के थ्रू ही आप बिजनेस की बातें बाहर वालों को या अंदर वालों को कम्युनिकेट कर रहे हो, इसलिए इसको लैंग्वेज ऑफ बिजनेस बोलते हैं। अब जो यूजर्स होते हैं वो भी इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। ये भी मैंने आपको समझाया था, CFO होगा, CMO होगा, जो इंटरनल पार्टी है वो इंटरनल यूजर है, जो एक्सटर्नल पार्टी है वो एक्सटर्नल यूजर है। जैसे बैंक्स हो गए, टैक्स अथॉरिटीज हो गई, रेगुलेटरी एजेंसीज हो गई, सेबी वगैरह जो हो गई, RBI हो गए, स्टॉक एक्सचेंज हो गए, कस्टमर्स हो गए, ये सारे एक्सटर्नल पार्टी होती हैं, एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें ट्रेडिशनल डेफिनेशन की, तो कुछ बुक्स में आप ये डेफिनेशन पढ़ोगे, ये प्रोसीजरल डेफिनेशन है। मतलब किन किन प्रोसीजर से गुजर के चलता है, एग्जैक्ट प्रोसीजर से गुजर के चलता है अकाउंटिंग का प्रोसेस, उस प्रोसीजर्स को डिटेल में अगर हम बात करते हैं तो ये ट्रेडिशनल डेफिनेशन सामने उभर के आती है हमारे। तो लिखा हुआ है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। रिकॉर्डिंग
की जो बात हुई है और क्लासिफाइंग की समराइजिंग की बात हुई है, इसको बड़े ध्यान से समझो। पूरी सारी की सारी ये जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन, ये पुरानी डेफिनेशन है। मॉडर्न डेफिनेशन तो मैंने आपको पढ़ा दिया है, वो ब्रॉड डेफिनेशन है जो मॉडर्न वाली है। ये थोड़ी प्रिसाइज है, ये ओल्ड डेफिनेशन है, ठीक है। इसमें बोल रहा है पहली बात तो अकाउंटिंग को आर्ट बोल रहा है। आर्ट क्यों बोल रहा है? क्योंकि अकाउंटिंग में जजमेंट लगता है। आपको अगर सर एग्जाम्पल दो तो एग्जाम्पल सुनो। जजमेंट कैसे लगता है अकाउंटिंग में? जैसे मान लो मैंने सेल की, ठीक है, क्रेडिट में, उधारी में सेल की मैंने, हमारा बिजनेस है, हमने उधारी में सेल कर ली। अब हमने 1 लाख की सेल की, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि हमको 1 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर्स के रिकॉर्ड से मैं देख पा रहा हूँ कि 10% जो है हमारे जो डेटर्स हैं वो हमें पैसा वापस नहीं करते हैं। पिछले 3 साल का डेटा देख के मैंने ये पता किया है। तो मैंने यहाँ पे प्रोविजन क्रिएट कर लिया। प्रोविजन मतलब एक 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 अनुमानित, एक जजमेंट बेस्ड, एक मैंने परसेंटेज डिसाइड कर लिया कि इतना पैसा नहीं मिलेगा। तो ये 10% है, जजमेंट बेस्ड है। हो सकता है 5 साल का डेटा दिखता तो ये चीज 15% आती, अगर 10 साल का दिखता तो 5% आती। तो जजमेंट बेस्ड हुआ ना, इसलिए इसको आर्ट बोला गया है। साइंस क्या होता है? साइंस तो क्लियर कॉज एंड इफेक्ट दिखाता है। साइंस फिक्स होती है, साइंस जजमेंट बेस्ड नहीं होती है, साइंस फिक्स होती है। कॉज एंड इफेक्ट वहाँ फिक्स होता है, यहाँ ऐसा नहीं है, जजमेंट बेस्ड है। कोई अकाउंटेंट, एक अकाउंटेंट होगा वो 5 साल का डेटा देखेगा, दूसरे अकाउंटेंट के हिसाब से 3 साल का देखना चाहिए, और कोई और अकाउंटेंट आएगा उसके हिसाब से 15 साल का डेटा देखना चाहिए प्रोविजन क्रिएट करने के लिए। तो इसलिए आर्ट बोला गया है। अब बोला गया रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इसको बड़े ध्यान समझो, फिर हम आगे बात करेंगे, फिर हम पूरी डेफिनेशन की बात करेंगे। क्या बोल रहा है कि अकाउंटिंग आर्ट है रिकॉर्डिंग की, क्लासिफाइंग का और समराइजिंग का। देखो, रिकॉर्डिंग बेसिक फंक्शन है अकाउंटिंग का। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है? जैसे कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ, आपने कुछ बेचा या खरीदा, या आपने सैलरी दी, या आपने रेंट दिया, उसको डेट वाइज रिकॉर्ड करते चलो। डेट वाइज रिकॉर्ड करते चलो, 1 तारीख को ये किया, 2 तारीख को ये किया, 3 तारीख को ये खरीदा, 4 तारीख को ये खरीदा, 4 तारीख को ये बेचा, 5 तारीख को इतना रेंट दिया। इसको अगर क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड करते चलोगे, इसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग करना। और इसका जो नाम है अकाउंटिंग में, इसको बोलते हैं जनरलाइज करना। क्या बोलते हैं इसको अकाउंटिंग की टर्म्स में? जनरलाइज करना। जनरल का चैप्टर है एक अलग से, वो हम अलग से पढ़ेंगे, बट अभी आपको बेसिक बता रहा हूं मैं। इसको बोलते हैं जनरल, जनरलाइज करना, जनरल बनाना। और जिस बुक में ये सारी रिकॉर्डिंग आप कर रहे होते हो उसको बोलते हैं जनरल बुक। अब कहोगे सर सॉफ्टवेयर में कौन सी बुक होने लगे? इसीलिए ट्रेडिशनल डेफिनेशन है, ये पहले की बात हो रही है। पहले ऐसी बुक्स हुआ करती थी। ये डेफिनेशन अब काम नहीं आएगी, तभी समझने के काम आएगी। जैसे ये एक तरह की जनरल बुक है, मान लो इसमें मैं रिकॉर्ड करूंगा तो जनरल बुक है ये, और जो एंट्रीज होंगी उसका नाम जनरल एंट्रीज होंगी। ठीक है, इसीलिए इसका नाम, इसीलिए तो ये ट्रेडिशनल डेफिनेशन है। अब तो सॉफ्टवेयर में एंट्री करते हो आप, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जनरल बुक, जहां पे आप जनरलाइज करते हो चीज, जनरल एंट्रीज करते हो, सारे ट्रांजेक्शन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखने लग जाते हो, उसको बोलते हैं रिकॉर्ड करना। फिर क्लासिफाई करना आता है। क्लासिफाई करना क्या होता है? देखो, आपने लिख तो दिया कि भाई रेंट 1 तारीख को इतना पे किया, 2 तारीख को इतनी सैलरी पे की, 3 तारीख को फिर सैलरी पे की किसी और को, 4 तारीख को फिर सैलरी पे की किसी और को। लेकिन अब किसी बंदे को खाली सैलरी देखनी होगी कि कितने, मान लो कि आपका अकाउंटेंट जो है या फिर सीएफओ जो है, उसको सैलरी देखनी होगी कि सैलरी पे कितना खर्चा हो रहा है टोटल मिला के, किस किस को कितनी सैलरी दी जा रही है, किस एम्प्लॉय को कितनी सैलरी दी जा रही है, उसके पोटेंशियल के हिसाब से दी भी जा रही है कि नहीं दी जा रही है। ये चेक करना है सीएफओ को। कैसे चेक करेगा वो? और वो पूरी बैठ के जनरल बुक देखेगा क्या हर महीने की, हर डेट पे किसके को सैलरी पे? नहीं, बहुत ही लंबा काम हो जाएगा। इसीलिए हम क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई करने का मतलब क्या है? सिमिलर टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन को एक साथ लिख दोगे। जैसे सैलरी वाले ट्रांजेक्शन को एक बॉक्स बनाओगे सैलरी का, सारी सैलरीज उसी बॉक्स के अंदर डाल दोगे, इसको बोलते हैं क्लासिफाई करना, ग्रुपिंग करना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रुपिंग करना, क्लासिफाई करना। सारे रेंट की ट्रांजेक्शन को एक रेंट का डब्बा बनाओगे, एक रेंट का बॉक्स बनाओगे। जनरल टर्म में बॉक्स बोलते हैं, अकाउंट्स के टर्म में इसको अकाउंट बोलते हैं, कि एक अकाउंट बनाओगे सेपरेट। तो ऐसे करके अभी आप नॉर्मल लैंग्वेज समझो, अभी अकाउंट्स की लैंग्वेज छोड़ो, वो तुम बाद में जब टर्म्स पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आपको, धीरे धीरे आएगा अगले चैप्टर में। एक डब्बा बना देंगे, ऐसे बॉक्स बना देंगे जिसमें रेंट लिखेंगे, सारे रेंट के अमाउंट्स डेट के साथ लिख दोगे एक साथ, एक साथ। पहले जो हम जनरल बुक में कर रहे थे वो हम डेट वाइज लिखते जा रहे थे, जो डेट पे जो हुआ। मान लो इस महीने भी रेंट पे किया 1 तारीख को, अगले महीने भी रेंट पे किया 1 तारीख को, तो अगले महीना का जो रेंट होगा वो थोड़ी देर बाद आएगा। और यहाँ जो हम क्लासीफाई करते समय रेंट बना रहे हैं, यहाँ सारे रेंट एक साथ आ जाएंगे जितने भी आपने पे किए हैं। तो अगर रेंट चेक करना होगा डायरेक्ट चेक कर लेगा कोई भी बंदा। समझ रहे हो? तो दिस स्टेप टेक्स द रिकॉर्डेड डेटा एंड ऑर्गेनाइजेज इट थ्रू सिस्टमैटिक एनालिसिस। ऑर्गेनाइज करता है सिस्टमैटिकली इसको। सेम सिमिलर नेचर के जो ट्रांजेक्शन होंगे उसको ग्रुप कर लेगा एक साथ एक प्लेस पे, जिससे कि कॉम्पैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इसको अकाउंटिंग में हम बोलते हैं लेजर बनाना। जो मैं बता रहा हूँ ना, अलग अलग ऐसे बॉक्स बनाते हैं, इसको बोलते हैं लेजर अकाउंट। और ये जो अलग अलग बॉक्स बन के किसी बुक में रहते हैं, उस बुक का नाम होता है लेजर बुक। जैसे रजिस्टर था ना, जनरल, जैसे जनरल का रजिस्टर था, जनरल बुक थी, वैसी लेजर की बुक होती है। वहां पे अलग अलग बॉक्स बनते हैं हर अकाउंट के।
ये है क्लासिफिकेशन का मतलब, समझ में आ गया बात। अब आते हैं समराइजिंग में। देखो जनरल करने के बाद और लेजर करने के बाद, मतलब पूरी बुक में अलग अलग रिकॉर्ड करने के बाद और इसको क्लासिफाई करने के बाद, सम क्लासिफाई करने के बाद, अलग अलग बॉक्स बनाने के बाद हर अकाउंट के, हर एक तरह के ट्रांजेक्शन के, इसके बाद क्या करोगे आप? अब मान लो कोई ऐसा बंदा है, कोई और यूजर है, वो कह रहा है मुझे ऐसा भी नहीं चाहिए कि सारे रेंट देखूं कि इस डेट में क्या किया है, अगले महीने की 2 तारीख को कितना रेंट पे किया है, तीसरे महीने की 3 तारीख को क्या रेंट पे किया है, चौथे महीने की 1 तारीख को क्या रेंट पे किया। कह रहा मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे एक चीज बताओ, पूरे साल भर में कितना रेंट पे हुआ है मुझे डायरेक्ट बताओ, सीधे सीधे। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं पूरा पूरा देखूं कि कितनी सैलरी किसको पे करूं, टोटल सैलरी का खर्चा कितना है, टोटल रेंट का खर्चा कितना है, मुझे सिर्फ इससे मतलब है। ऐसे केस में आप समराइज करके इन्फॉर्मेशन दोगे इसको। थर्ड स्टेप क्या आता है? समराइज करना। यहाँ जो लिखा हुआ है ये समराइज करना। यहाँ क्या करते हो, जो आपने रेंट पे किया है पूरे साल भर में उसको एक साथ लिख दो, रेंट टोटल इतना दिया है, इसको बोलते हैं समराइज करना। सैलरी इतनी दी टोटल, कैश इतना पड़ा हुआ है हमारे पास, सेल इतनी की है पूरे साल भर में, इसको बोलते हैं समराइज करना। और इसी समराइज से हम हमारा क्या आता है, ये आता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है। मतलब हम जो पीएल अकाउंट बनाते हैं ना, पीएल अकाउंट जिसको हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं, साल भर में कितना खर्चा हुआ है, कितना इनकम कमाया है, तो माइनस करके आपका प्रॉफिट या लॉस आता है। इसी तरह से बाकी चीज़ें भी हम तैयार करते हैं, अभी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा आपको, वरना हैवी हो जाएगा। इंट्रोडक्शन चैप्टर है ना, तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, वरना मैं आपको असेट लायबिलिटी से बताने लग जाऊंगा, भी दिक्कत हो जाएगी। आगे पढ़ेंगे हम असेट लायबिलिटी, बैलेंस शीट वगैरह, ठीक है। तो समराइज का मतलब समझ में आ गया कि रेंट को कितना रेंट पे टोटल पे किया है, रेंट पूरा एक साथ लिख के बता दो मेरे को। उसको जब हम एक फॉर्मेट में लिख के बताते हैं कि पूरा रेंट इतना पे हुआ है, पूरी सैलरी इतनी पे हुई है, ठीक है, पूरा सेल इतना हुआ है साल भर में, पूरा परचेज इतना हुआ है, एक साथ समराइज कर लेते हो, ठीक है। इसी से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब वही जो लास्ट की रिपोर्ट्स होती है ना अकाउंट्स में, उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है। इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारा पीएल अकाउंट आता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, जिसमें हम प्रॉफिट या लॉस निकालने की कोशिश करते हैं या करते हैं। और फिर हमारा बैलेंस शीट आती है। बैलेंस शीट में हम एक पॉइंट ऑफ टाइम में, मतलब एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, कितने हमारे असेट्स हैं, मतलब कितने रिसोर्सेज हैं जहां से पैसा हमको मिल सकता है, वो लिस्ट करते हैं। कितने ऑब्लिगेशंस हैं, जिसको अकाउंट्स में हम लाइबिलिटीज बोलते हैं, उसको भी लिस्ट कर देते हैं, ठीक है। समराइजिंग हो गया। एनालाइजिंग क्या है? एनालाइज कुछ नहीं, जो आपने ये प्रोसेस किया है ना, यहाँ मैंने आपको बताया ना कि रिकॉर्डिंग किया, क्लासिफाइंग किया, समराइजिंग किया, फिर इसको आप एनालाइज करोगे, फिर आप इसको इंटरप्रेट करोगे, फिर कम्युनिकेट करोगे। तो आप कहोगे एनालाइज का मतलब क्या है? देखो एनालाइज का मतलब कुछ नहीं, एनालाइज जो भी आपने अभी तक काम किए हैं, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है आपने, जैसे पीएल अकाउंट बनाया है, प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट, जो भी इनमें आइटम्स हैं, उनको आपस में कंपेयर करके देखते हो कि कितनी स्ट्रांग है आपका आपका बिजनेस, कितना स्ट्रांग है, ये देखने के लिए आप इसको एनालाइज करते हो, अलग अलग एलिमेंट्स को एनालाइज करते हो। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। एक हमारे होते हैं रिसोर्सेज, जिसको हम टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं असेट्स। असेट्स भी हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है करंट असेट, एक होता है नॉन करंट एसेट। तो करंट एसेट का मतलब वो होता है ऐसे ऐसे रिसोर्सेज जो एक साल के अंदर मनी में, रुपीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी तरह हमारी लाइबिलिटीज होती हैं, जिनको हम ऑब्लिगेशन बोलते हैं, उसमें भी हमारी करंट लाइबिलिटीज होती हैं। ऑब्लिगेशन मतलब जो हमको पे करना है, तो करंट लाइबिलिटी का मतलब वो होता है जो हमें एक साल के अंदर पे करना है। तो इन दोनों को कंपेयर करके देख सकते हो कि कितना इनका रेशियो क्या है, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। तो यहाँ एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हो कि करंट एसेट कितना ज्यादा है करंट लाइबिलिटी के कंपैरिजन में, इसको इसके थ्रू हम एनालिसिस करते हैं। तो करंट एसेट जितना ज्यादा होगा, मतलब 2:1 का रेशियो अगर हो तो बेटर माना जाएगा। तो एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन एनालाइज करने के बाद इसको इंटरप्रेट भी तो करोगे। इंटरप्रेट मतलब उसकी सिग्निफिकेंस बताओगे। अगर 2:1 है तो क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, अगर 1:1 है तो क्या इंपॉर्टेंस है, 0.5:1 है तो क्या इंपॉर्टेंस है, कौन सा बेटर है कौन सा नहीं है, उसका इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा, उसकी सिग्निफिकेंस बतानी पड़ेगी, उसका मीनिंग बताना पड़ेगा, ताकि स्टेक होल्डर्स डिसीजन ले सकें। इसको बोलते हैं इंटरप्रेट करना। और इंटरप्रेट करने के बाद जो भी आपने रिपोर्ट तैयार की, उसको अंत में हमको क्या करना है, कम्युनिकेट करना है। तो ये है ट्रेडिशनल डेफिनेशन। भाई जो भी हमने समराइज किया, एनालाइज किया, इंटरप्रेट किया, उसको कम्युनिकेट तो करोगे एंड यूजर्स को, यही तो काम होता है रिपोर्ट रिपोर्ट तैयार करके, वो तो हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। समझ में आ गई बात? तो ये है आपकी मॉडर्न डेफिनेशन और ट्रेडिशनल डेफिनेशन, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़े ध्यान समझना। देखो अभी हमने जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन पढ़ी अकाउंटिंग की, उसमें क्या क्या पढ़ा कि भाई रिकॉर्डिंग करना है हमको, क्लासिफाइंग करना है। रिकॉर्डिंग में मैंने आपको बताया था कि हमें जनरल बुक प्रिपेयर करनी है। क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया था कि हमें लेजर बुक प्रिपेयर करनी है। क्लासिफिकेशन के बाद हमारा समराइज था। समराइज में मैंने आपको बताया था कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करते हैं, जो लास्ट के आपके स्टेप्स हैं, मतलब पीएल अकाउंट बना रहे हो, बैलेंस शीट बना रहे हो, है ना। उसके बाद आप उसका एनालाइज कर रहे थे, फिर इंटरप्रेट कर रहे थे, फिर कम्युनिकेशन कर रहे थे। थ्रू आउट अकाउंटिंग की डेफिनेशन यही बताई है। अच्छा,
इसमें से एक छोटा सा पार्ट बुक कीपिंग है। बुक कीपिंग मतलब सिर्फ वो जो रिकॉर्डिंग वाला काम था ना, जिसमें आप जनरल बुक में एंट्री कर रहे थे, और फिर याद है, फिर आप लेजर में ट्रांसफर कर रहे थे, क्लासिफाइंग, याद है ना, लेजर अकाउंट बना रहे थे, इंडिविजुअल बॉक्सेस बना रहे थे, और जैसे रेंट है, रेंट वाले एक साथ ग्रुप करके एक साथ लिख दे रहे थे एक बॉक्स में। ठीक है, तो वो क्लासिफिकेशन कर रहे थे आप, और रिकॉर्डिंग पहले की आपने जनरल बुक में। इसके बाद आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो, एक एक टेक्निकल स्टेप है, अगर आपको अभी समझ में नहीं भी आ रहा तो कोई बात नहीं। इसके बाद एक और स्टेप आता है, ट्रायल बैलेंस। तो पहले क्या आता है, मैं फिर से बताता हूँ। सबसे पहले आपने जनरल बनाया था, सीख चुके हैं हम थोड़ा बहुत, मतलब आइडिया लगा है। जनरल तो आप अलग से पढ़ोगे, अलग चैप्टर है, जहाँ पे आप क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड कर रहे हो चीज़ों को। फिर आपने ग्रुपिंग की थी, है ना, एक जैसे ट्रांजेक्शन, जैसे रेंट की ट्रांजेक्शन है, सबको साथ में रेंट का बॉक्स बना के हर डेट में लिख दिया कि 1 तारीख को इतना रेंट पे किया, अगले महीने की 2 तारीख को इतना रेंट पे किया, उसके अगले महीने की 1 तारीख को इतना रेंट पे किया। उसको हम लेजर बोल रहे थे, तो ये लेजर हो गया था। अब एक और इसके बाद होता है ना, ट्रायल बैलेंस होता है, टेक्निकल टर्म है, अभी समझ में नहीं भी आएगा कोई दिक्कत नहीं है, अभी इसे मोटा मोटा समझो, बाद में हम डिटेल में समझेंगे। अभी इसको समझने के लिए समझो बस इसे, तो मतलब बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के डिफरेंस को समझने के लिए। ट्रायल बैलेंस में क्या करते हो ना, जो ये लेजर के इंडिविजुअल बैलेंसेज है ना, उनकी बैलेंसेस की मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करते हो। सारे इंडिविजुअल बैलेंसेस लाइन से लिखते हो, ठीक है, और उनकी अरिथमेटिकल मैथमेटिकल कैलकुलेशन चेक करते हो। अभी के लिए इतना समझो बस, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा अभी, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। इतना कर दोगे ट्रायल बैलेंस में। इसके बाद बनाते हो आप पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट, जो कि समराइजिंग में था। ठीक है, तो ये जो ट्रायल बैलेंस तक का जो काम आप कर रहे थे ना, ये ट्रायल बैलेंस बैलेंस तक का जो काम कर रहे थे, ये हमारा बुक कीपिंग तक आता है। इसमें कोई भी एनालिसिस का पार्ट नहीं है, कोई भी ऐसा रिपोर्ट्स का काम नहीं है, इसलिए इसको बुक कीपिंग तक का नाम दिया गया है। अब चलो हम पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, यहाँ देखते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या इंफॉर्मेशन along with the preparation of trial balance are covered under bookkeeping। इतना पार्ट बुक कीपिंग का है। लेकिन इसके बाद का जो प्रोसेस चालू होता है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आप प्रिपेयर करते हो, उसका एनालिसिस करते हो, इंटरप्रिटेशन करते हो, कम्युनिकेशन करते हो, जो बाद के स्टेप्स पढ़े थे, वो सारी की सारी अकाउंटिंग स्टेजेस हैं। समझ में आ गया दोनों का डिफरेंस। तो बुक कीपिंग क्या है, जो हम अकाउंटिंग को पहले समझते थे, याद है हमने पढ़ा था शुरुआत में, पैराडाइम शिफ्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो शुरुआत में अकाउंटिंग का स्कोप खाली बुक कीपिंग तक ही होता था, बस रिकॉर्डिंग कोडिंग कर दो, हल्का फुल्का काम कर दो, ये लेजर वेजर बना दो, बस इतना ही था। अब अकाउंटिंग का स्कोप बढ़ गया है। तो जो पहले वाला काम था ना, उसको हम बुक कीपिंग बोलते हैं कि ये बुक कीपिंग ही है सिर्फ। लेकिन जो बाद के काम है, जब हम रिपोर्ट्स तैयार कर रहे हैं, उसको फिर आप एनालाइज भी कर रहे हो, उसको सिग्निफिकेंस को इंटरप्रेट कर रहे हो, फिर समझा के उसको कम्युनिकेट कर रहे हो, ये सारा काम अकाउंटिंग का है, ये बुक कीपिंग का नहीं है। ठीक है, चलो एक बार मैं यहाँ पढ़ के दिखाता हूँ आपको। बुक कीपिंग क्या लिखा हुआ है, इट इज अ प्रोसेस कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। रिकॉर्डिंग से मतलब है भाई, सिंपल काम है, रिकॉर्डिंग कर दिया आपने, और थोड़ा बहुत ज्यादा हुआ तो क्लासीफाई भी कर दिया बस। ठीक है, लेकिन अकाउंटिंग क्या है, इट इज द प्रोसेस कंसर्न विद समराइजिंग पार्ट। जो रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन्स थे ना, उसको समराइज जब करते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फॉर्म में, मतलब पूरा रेंट का जो भी एक साथ है, वो पीएल अकाउंट में रहता है कि हाँ भाई इतना एक्सपेंस रेंट का हुआ है, इतना एक्सपेंस, सारे एक्सपेंसेस में आप लिखोगे, रेंट इतनी दी, सैलरी इतने दिया, इनकम में लिखोगे सेल्स इतनी हुई, और एक्सपेंसेस में परचेज भी लिखोगे। ये सब जब एक साथ लिखते हो तो पीएल अकाउंट बनाते हो, प्रॉफिट लॉस निकालने की कोशिश करते हो। ठीक है, इसको बोलते हैं हम ये आपका, ये अकाउंटिंग में आता है। बुक कीपिंग बेस अकाउंटिंग का भाई, बिना रिकॉर्ड किए तो आगे कुछ कर नहीं सकते हो। लेकिन अकाउंटिंग को क्या बोलते हैं, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस बोलते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ऑब्वियसली बात है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बुक कीपिंग का पार्ट नहीं है, वो अकाउंटिंग का पार्ट है। मैनेजरल डिसीजंस कांट बी टेकन विद द हेल्प ऑफ रिकॉर्ड्स। मैनेजरल डिसीजन तभी ले पाओगे ना जब समराइज फॉर्म में रिपोर्ट्स होंगी। तो रिपोर्ट्स किसका काम है, वो अकाउंटिंग का काम है। बुक कीपिंग की कोई सब फील्ड नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग की बहुत सारी फील्ड है, अभी आप समझोगे इसको भी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अभी समझाऊंगा उसको डिटेल में मैं, ये अलग से टॉपिक है इसी चैप्टर में। ठीक है, फिर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस कैन नॉट बी असरटेन्ड थ्रू बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स। यार आप बुक कीपिंग से आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब ये फाइनेंशियल पोजीशन नहीं बता सकते भाई। बुक कीपिंग में आपने क्या किया, आपने रिकॉर्ड कर दिया, जनरल एंट्रीज कर दी, क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड कर दिया, आपने फिर क्लासिफाई कर दिया, मतलब सेम तरह के ट्रांजेक्शन को एक डब्बे में बना के एक साथ लिख दिया, इतना ही तो किया है आपने। और ज्यादा से ज्यादा ट्रायल बैलेंस बना दिया, वो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर ली बस। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब ये है कि आज की डेट में कितने फ्यूचर से पैसे आने वाले हैं, एक साथ सबको लिखो, और कितने फ्यूचर में आपको रुपए देने हैं वो एक साथ लिखो। ये आपको फाइनेंशियल पोजीशन बुक कीपिंग नहीं बताएगा, ये अकाउंटिंग का पार्ट है। जब आप बैलेंस शीट बनाते हो ना, तब का पार्ट है, तो ये अकाउंटिंग में आता है। तो फाइनेंशियल पोजीशन कहाँ से पता चलती है, अकाउंटिंग से पता चलती है, अकाउंटिंग रिपोर्ट से पता चलती है। ठीक है, समझ में आ गया दोनों का डिफरेंस।
ये आपका देखो एक फिगर है, इसको ध्यान रखना है आपको। मैं पेन बदलता हूँ। ये देखो सबसे अंदर वाला पार्ट है बुक कीपिंग, सबसे छोटा पार्ट है बुक कीपिंग। और बुक अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग भी आता है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अकाउंटिंग में हमने पढ़ा था भाई, रिकॉर्डिंग भी आएगा, क्लासिफाइंग भी आएगा, समराइजिंग भी आएगा, सब कुछ ही आएगा। तो अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग आता है। जहाँ बुक कीपिंग खत्म होगी वहां से अकाउंटिंग के बाकी सारे स्टेप्स चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो बुक कीपिंग के अंदर क्या आता है हमारा, हमने पढ़ा था, रिकॉर्डिंग आता है और क्लासिफिकेशन आता है, यही तो आता है बस। और जब अकाउंटिंग में ये तो आएगा ही, इसके साथ साथ समराइज करना भी आता है। इसके अलावा हमें हमने इंटरप्रेट कर रहे थे डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स को, है ना। तो ये आगे इंटरप्रेट के बाद हम नहीं, इंटरप्रेट के पहले हम एनालिसिस कर रहे थे, अलग अलग आइटम्स को एनालिसिस कर रहे थे, उसके बाद इंटरप्रेट कर रहे थे, फिर हम कम्युनिकेशन कर रहे थे। तो ये सारे स्टेप किसके हैं, अकाउंटिंग के हो गए। अच्छा, ये जो है, इसके बाहर देखो एक और बॉक्स है, अब आपको कन्फ्यूजन होगा कि ये क्या चीज़ है भला, ये कौन सी भला है। अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी एक प्रोफेशन है, एक सब्जेक्ट मैटर है। अकाउंटिंग बुक कीपिंग सब कहाँ पढ़ रहे हो, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट मैटर को बोलते हैं। तो इस अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में तो पढ़ लो सारी चीजें, अकाउंटेंसी इसके बाहर का सुपर सेट है। अकाउंटेंसी ही, अकाउंटेंसी में सारी चीजें आती हैं, अकाउंटिंग प्रोसेस भी आएगा, बुक कीपिंग भी आएगा, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट मैटर है। ठीक है, समझ में आ गया। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। भाई हमने पहले ही कितनी बार डिस्कस कर लिया है भाई कि अकाउंटिंग क्या करता है, इंफॉर्मेशन जनरेट करता है दैट इनेबल्स द इंटरेस्टेड पार्टीज टू टेक अप्रोप्रिएट डिसीजन। अकाउंटिंग का काम ही यही है कि वो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन का है भाई, वो फाइनेंशियल रिपोर्ट बना के दे रहा है जिससे कि इन्फॉर्मेशन का यूज करके डिसीजंस लिए जा सके। देयरफॉर डिसिमिनेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्फॉर्मेशन इज द एसेंशियल फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। समझ में आ गया। टू बी यूजफुल द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट और शुड इंश्योर टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन। तो वही बोल रहा है कि अकाउंटिंग यूजफुल तभी हो पाएगी जब वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाएगी इकोनॉमिक डिसीजन के लिए। सर्व द यूजर हु रिलाई ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज देयर प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। और अकाउंटिंग एक प्रिंसिपल सोर्स है, बाकी सारी तो सेकेंडरी सोर्स हो जाएंगी, जो भी और भी रिपोर्ट बनती है अकाउंटिंग के थ्रू, लेकिन अकाउंटिंग एक प्रिंसिपल सोर्स है। इस पर ट्रस्ट होता है लोगों को। अगर किसी शेयर में आप पैसे लगाने वाले हो, उसकी बैलेंस शीट, पीएल अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको दिखना ही दिखना पड़ेगा। बिना उसके वो जो टेक्निकल चार्ट वगैरह देखते हो, ये सब सेकेंडरी है, ये सब नहीं, फंडामेंटल जो है वो अकाउंटिंग है, पहले ये देख देख के ही करना पड़ता सारी चीजें। अगर सीधे चार्ट वार्ट देख के सिर्फ कर रहे हो, सिर्फ इमोशन बेसिस पे कर रहे हो या फिर टेक्निकल बेसिस पे कर रहे हो, तो वो गलत हो जाएगा, गलत होने के बहुत चांसेस होते हैं। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन यूजफुल फॉर प्रिडिक्टिंग एंड इवेल्युएटिंग द अमाउंट, टाइमिंग एंड अनसर्टेनिटी ऑफ पोटेंशियल कैश फ्लो। क्या बोल रहा है ये भाई, जो यूजफुलनेस है वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की तभी इंश्योर हो पाएगी ना, जब वो ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे जिससे प्रिडिक्ट कर सको आप फ्यूचर को। या बैलेंस शीट देख रहे हो, कैश फ्लो देख रहे हो, उससे प्रोडिक्शन तो करते हो, और क्या करोगे, पूरी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का काम ही है ये कि डिसीजन ले सको फ्यूचर के लिए। तो उससे प्रोडिक्शन हो सकता है कि हाँ फ्यूचर के कैश फ्लो इतना हो सकता है, फ्यूचर में यही चीजें हो सकती हैं। ठीक है। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर जजिंग मैनेजमेंट एबिलिटी टू यूटिलाइज रिसोर्सेज इफेक्टिवली इन मीटिंग गोल्स। अब देखो, डिसीजन जब लेगा कोई मैनेजमेंट, वो इस इन्फॉर्मेशन से उस डिसीजन को चेकिंग भी तो कर सकते हो बाद में कि वो डिसीजन सही था कि नहीं सही था। तो मैनेजमेंट की एबिलिटी को भी चेक किया जा सकता है। Provide factual and interpretive information by disclosing underlying assumption on matter subject to interpretation, evaluation, prediction, estimation। बेसिकली बोल रहा है कि जो भी आप रिपोर्ट तैयार करते हो ना, उसके जितने भी assumptions हैं, underlying assumption है कि हमने ये ज्यूम कर रखा है, ये ज्यूम कर रखा है, ये जजमेंट है, इवेल्युएशन की ये सिग्निफिकेंस है, इंटरप्रिटेशन को अच्छे से समझा रखा है, प्रोडिक्शन हमारा ये है, ये एस्टिमेशन है, सारी चीजें बताओगे आप, तो उन सब के बारे में भी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। और ऑब्वियस ही बात है, ये आप प्रिडिक्शन कर रहे हो फ्यूचर का, कोई श्योर शॉट नहीं होता है, इसलिए सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन एक्टिविटीज अफेक्टिंग द सोसाइटी, मैंने आपको समझाया था इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग। ऐसी बहुत सारी तरह की अकाउंटिंग अब हो गई है, जहां आपको जो भी एक्टिविटीज है सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट डाल रही है उसके बारे में भी बताया जाता है। तो रोल ऑफ एन अकाउंटेंट इंक्लूड जनरेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो अकाउंटेंट का रोल क्या है, इसी इन्फॉर्मेशन को जनरेट करना पहले, फिर कम्युनिकेट करना। अकाउंटेंट ऑब्जर्व करता है, स्क्रीन करता है, रिकॉग्नाइज करता है इवेंट को, फिर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए मेजर करेगा, फिर इसको प्रोसेस करेगा, या फिर आप ये कह सकते हो कि जो सॉफ्टवेयर है वो प्रोसेस करता है, फिर उन रिपोर्ट्स को कंपाइल करके कम्युनिकेट करेगा। ठीक है। मैनेजमेंट इसको इंटरप्रेट करती है इन्फॉर्मेशन को, और फिर जो भी चीज़ें हैं डिसीजन मेकिंग के थ्रू, डिसीजन मेकिंग के लिए जो भी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है उसको एनालाइज करके डिसीजन लिया जाता है। ठीक है। तो इंटरनल एक्सटर्नल यूजर के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है ये बहुत अलग अलग तरह की होती हैं, और अलग अलग यूजर्स भी होते हैं इसके। देखो क्या लिखा हुआ है, दी अपेरेंटली
Divergent needs of internal and external users of accounting information have resulted in development of sub disciplines. इतने सारे यूजर्स हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के, बाहर के भी अंदर के भी हैं, कि इसने क्या किया, सब डिसिप्लिन को इवॉल्व किया। अकाउंटिंग अब एक डिसिप्लिन नहीं है, अकाउंटिंग के बहुत सारे डिसिप्लिन हैं। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, और इन तीनों के अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इनको समझने की कोशिश करते हैं, अब इनको डिस्कशन करते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है। इनका डिस्टिंग्विश करना इनको इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या क्या चीज़ आती है, कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या क्या चीज़ आती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या क्या चीज़ आती है। शुरुआत हम करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। देखो सिंपल है बड़ा। जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है जिसको आप रिकॉर्ड कर रहे थे सिस्टमेटिकली, फिर प्रिपेयर कर रहे थे, प्रेजेंट कर रहे थे फाइनेंशियल रिपोर्ट के फॉर्म में, है ना, ये सारी की सारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग ब्रांच में आता है। अकाउंटिंग की ब्रांच फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब जो पैसे वाला काम जो कर रहे हो, जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है जिसको आप रिकॉर्ड करके प्रिपेयर करके प्रेजेंट कर रहे हो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के फॉर्म में, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी होती है जिसमें कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो को दिखाते हो। ये सारी चीजें फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम है। तो ब्रॉडर सारी चीजें दिखाओगे, इनकम कितने हैं, एक्सपेंसेस कितने, सारी चीजें दिखाओगे, सारा पैसे का ताम झाम जितना भी है सब दिखाओगे इसमें। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में दिखाते हैं वो, ठीक है। तो ये क्या करता है, इट प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल एंड प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट्स टू मेजर ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस एंड फाइनेंशियल साउंडनेस। इट सर्व द स्टुवर्डशिप फंक्शन एंड इज प्राइमरली कंसर्न विद प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू स्टेक होल्डर्स। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को देना मतलब कितनी इनकम कमा रहे हो, कितना खर्चा है, पूरी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, पूरी ब्रॉड पिक्चर देना फाइनेंशियल टर्म्स में, ये काम होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। लेकिन अगर मैं कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करूं, ये सब ब्रांच है अकाउंटिंग की, ये स्पेसिफिकली कॉस्ट से रिलेटेड है, यहां इनकम से मतलब नहीं होता है। जो भी आप कॉस्ट लगा रहे हो प्रोडक्ट को बनाने में, सर्विस सेंटर करने में, जो आप कॉस्ट को लगा रहे हो उसकी डिटेलिंग दी जाती है कि भाई बॉटल बनाने में मटेरियल कितना खर्चा हुआ है, लेबर कितना खर्चा हुआ है, अदर एक्सपेंसेस कितने खर्चे हुए हैं, मशीन में डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है। सिर्फ कॉस्ट की बात करो और कॉस्ट को सेग्रीगेट करोगे बहुत ही माइन्यूट टर्म्स में, मतलब एक एक चीज को अलग अलग करके दिखाओगे। डायरेक्ट कॉस्ट ये है, इनडायरेक्ट कॉस्ट ये है, हर एक चीज क्या पर्पस होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का, उन कॉस्ट को कंट्रोल करना। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का ओवरऑल पर्पस ये नहीं है कि यूजर्स को देना इन्फॉर्मेशन, बाहर वालों को देना, किसी वो फाइनेंशियल डिसीजन ले सके, नहीं। ये कॉस्ट अकाउंटिंग यूजुअली इंटरनल यूजर्स के लिए होती है और स्पेसिफिक पर्पस है कॉस्ट को कंट्रोल करना। कॉस्ट को कंट्रोल करने का मतलब है कि पहले आप डिसाइड कर लेते हो, एज अ बिजनेस आप डिसाइड कर लेते हो कि भाई बॉटल बनाने के लिए इतना खर्चा होगा मटेरियल में, इतना इतना लेबर की सैलरी में खर्चा होगा या वेजेस में खर्चा होगा, इतना अदर एक्सपेंसेस होंगे, आप पहले से डिसाइड कर लेते हो, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ठीक है। उसके बाद एक्चुअल को कंपेयर करोगे, अगर एक्चुअल वाला स्टैंडर्ड से ज्यादा जा रहा है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का बेसिक पर्पस यही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोलिंग कॉस्ट, इट प्रोवाइड्स नेसेसरी कॉस्टिंग इन्फॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो कॉस्ट को निकालना, असेटलमेंट ऑफ कॉस्ट प्राइमरी पर्पस, और साथ में ये भी कि उस कॉस्ट को कंट्रोल करना, क्लासिफाई तो करोगे कॉस्ट को, साथ में साथ कंट्रोल करना, ठीक है। अब आते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। देखो मैनेजमेंट अकाउंटिंग अब और ज्यादा स्पेसिफिक होगी और कस्टमाइज्ड हो गई है। मैं सीएफओ हूं मान लो किसी कंपनी का, मैंने कहा मुझे ये डेटा लाके दो, मैंने एक डेटा मांगा, ये डेटा लाके दो कि नॉर्थ में मेरा जो प्रोडक्ट लोग खरीद रहे हैं वो किस जेंडर और किस एज ग्रुप के हैं। मुझे टारगेट ऑडियंस ढूंढनी है अपनी, किस एज ग्रुप में है, मतलब यूथ है, एडल्ट, मतलब यंग एज में है ना, या तो फिर बच्चे हैं, यंग एज में है, यूथ हैं, या फिर मेच्योर्ड लोग हैं, या फिर एडल्ट बिल्कुल, मतलब वृद्धावस्था जो होती है, ओल्ड एज वाले हैं। किस एज ग्रुप के हैं मेरे मेरे जो प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, ताकि मैं बाकी को भी टारगेट कर सकूं, उस हिसाब से अपना प्रोडक्ट को कस्टमाइज कर सकूं। तो स्पेसिफिक चीज हो गई ये, ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मिलेगा ना कॉस्ट अकाउंटिंग में मिलेगा। इसलिए इसका नाम रखा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कि मैनेजमेंट के स्पेसिफिक नीड्स के हिसाब से अगर रिपोर्ट जनरेट करके अकाउंटेंट देता है, उस अकाउंटेंट को हम मैनेजमेंट अकाउंटेंट बोलते हैं, और इस तरह की अकाउंटिंग को हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलते हैं। चमक रहा है? अब चलो इसको पढ़ लेते हैं एक बार। Management accounting provides necessary accounting information to the people within the organization to enable decision making, planning, and controlling business operation. It draws relevant information mainly from financial and cost accounting data. अब ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के डेटा को भी यूज करेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग के डेटा को भी यूज करेगा, और अदर इन्फॉर्मेशन को भी यूज करेगा। सारी की सारी डेटा को यूज करेगा, चाहे वो क्वांटिटेटिव हो चाहे क्वालिटेटिव हो। फाइनेंशियल जो अकाउंटिंग होती है वो क्वालिटेटिव डेटा को यूज नहीं करती है। अगर उसमें फाइनेंशियल करेक्टर होगा तभी वो हमारे अकाउंट्स बुक का पार्ट बनती है, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऐसा नहीं करती है, ये क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन को भी यूज करती है। जिस इन्फॉर्मेशन को मान लो
मनी टर्म्स में नहीं मेजर कर सकते हो, उस इन्फॉर्मेशन को भी यूज कर सकती है। जैसे ऑफिस का कल्चर कैसा है, हो सकता है कि सीएफओ को ये रिक्वायर्ड हो, सीएमओ को रिक्वायर्ड हो, सीईओ को रिक्वायर्ड हो कि कल्चर कैसा है, कितने लोग आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन की रिपोर्ट भी तैयार करके मैनेजमेंट अकाउंटेंट देगा उसको, भले ये क्वालिटेटिव है लेकिन ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग के स्कोप में आता है। ठीक है, इसी तरह से ये ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग हो गई, अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग हो गई है। ऐसे बहुत सारी अकाउंटिंग हो गई है। जैसे ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग की अगर आप बात करोगे कि क्या होता है, देयर इज एन अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई क्वांटिफाइंग एंड रिपोर्ट इन्वेस्टमेंट मेड इन ह्यूमन रिसोर्स। पहले नहीं होता था ऐसा भाई, जो आपने हायरिंग वगैरह की है उसमें ट्रेनिंग में कितना खर्चा लग रहा है, हायरिंग में कितना खर्चा आ रहा है, पहले क्या था जो सैलरी है खाली उसी का मेन लेते थे। अब इसको भी क्वांटिफाई करना, जो बात करने में जो टाइम लग रहा है, अगर कोई छोड़ के जा रहा है तो उसकी कॉस्ट क्या है। तो छोड़ के जा रहा है उसको तो आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करोगे ना, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करोगे। कैसे करोगे वो उसके लिए फाइनेंशियल, जो उसके लिए मॉडल्स हैं अलग अलग, वो आपका कोर्स में नहीं है कि कैसे उसको आप मोनेटाइज करके कैसे लिखोगे, वो अलग कहानी है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड थोड़ी होगा कोई छोड़ के जा रहा है, कोई नया अपॉइंटमेंट हो रहा है। हाँ, उसको सैलरी दोगे तो अकाउंट करोगे उसको आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में क्या करता है, ये सारी चीजें आइडेंटिफाई करना, क्वांटिफाई करना और रिपोर्ट इस चीज की देना कि ह्यूमन रिसोर्स में क्या इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ठीक है, जो कन्वेंशनल अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग नहीं होती है। इसके अलावा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग भी एक नया इवॉल्व हो रहा है अकाउंटिंग की ब्रांच। इसमें क्या है कि जो भी बिजनेस है उसकी सोशल कॉस्ट क्या इनकर हो रही है, वो सोसाइटी को कितना नुकसान कर रही है, इस चीज को मोनेटाइज करके लिखो, और कितना बेनिफिट दे रही है, वो कितना बेनिफिट क्रिएट कर रही है एनवायरनमेंट के लिए, सोसाइटी के लिए, उसको भी रिकॉर्ड करके दो। तो उसको बोलते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ठीक, अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की। मतलब जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, जो रिपोर्ट्स वगैरह हम यूजर्स को दे रहे हैं जिससे वो डिसीजन ले सकें, उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, मतलब क्या क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए हमारे इंफॉर्मेशन में, ये हम कैसे पता करेंगे। जितनी ज्यादा डिसीजन यूजफुलनेस होगी हमारी रिपोर्ट्स की, हमारी इंफॉर्मेशन की, उतनी वो क्वालिटेटिव रिपोर्ट मानी जाएगी। तो उन उसको क्वालिटेटिव बनाने के लिए, उसको क्वालिटेटिव बोलने के लिए या बनाने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए उसमें, उन रिपोर्ट्स में, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, qualitative characteristics are the attributes of accounting information which tend to enhance the decision usefulness। भाई, अगर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन डिसीजन में यूज ही ना हो पाए, उसमें कहाँ क्वालिटी रह गई कोई। तो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ये होता है कि उसमें वो एट्रीब्यूट्स होने चाहिए जो उसकी क्रेडिबिलिटी को इंक्रीज करें, जो उसकी यूजफुलनेस को इनहेंस करें। ठीक है, और ये डिसाइड करने के लिए कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन डिसीजन यूजफुलनेस है कि नहीं है, उसमें 4 प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। ऐसे होने को तो 10-12 है, लेकिन 4 है मेन प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होनी चाहिए। पहला है रिलायबिलिटी, दूसरा है रिलेवेंस, तीसरा है अंडरस्टैंडेबिलिटी, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, रिलायबिलिटी, रिलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी और है कंपेरेबिलिटी। एक एक करके सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक को समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात करते हैं हम रिलायबिलिटी की। रिलायबिलिटी मींस द यूजर्स मस्ट बी एबल टू डिपेंड अपॉन द इंफॉर्मेशन। क्या लिखा हुआ है, रिलायबल का मतलब होता है भरोसा होना। ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए अकाउंटिंग जिसपे यूजर्स भरोसा कर सके। और रिलायबिलिटी आएगी कहाँ से, इट विल बी डिटरमाइंड बाय द डिग्री ऑफ करस्पॉन्डेंस बिटवीन what the information conveys about the transaction or events that have occurred, measured and displayed। मतलब कि जो इंफॉर्मेशन, जो ट्रांजेक्शन एक्चुअली में हुए हैं, लिखेगा ना, इट इज डिटरमाइंड बाय द डिग्री ऑफ करस्पॉन्डेंस बिटवीन व्हाट द इंफॉर्मेशन कन्वेज अबाउट द ट्रांजेक्शन और इवेंट्स दैट हैव अकर्ड, मेजर्ड एंड डिस्प्लेड। जो ट्रांजेक्शन हुए हैं एक्चुअली में, वही आप कन्वे कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उनके बीच में सिंकिंग है कि नहीं है, जितनी की सेल हुई उतना ही दिखा रहे हो कि नहीं दिखा रहे हो। जितना इनमें करस्पॉन्डेंस होगा, जितनी डिग्री ऑफ करस्पॉन्डेंस ज्यादा होगा, उतनी वो रिलायबल इंफॉर्मेशन होगी। और रिलायबल वो तभी होगी जब वो किसी गलती से दूर होगी। भाई, रिलायबल का मतलब क्या है, उस पर यूजर्स यूजर्स उस पर भरोसा कर पा रहे हैं। भरोसा कब कर पाएंगे, तब कर पाएंगे जब ट्रांजैक्शन जो हुआ होगा उसी को रिफ्लेक्ट कर रहा है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। और वो कब करेगा, जब उसमें कोई गलती नहीं हुई होगी या फिर कोई बायसनेस नहीं होगी, अकाउंटेंट का कोई बायसनेस नहीं होगा, फ्री फ्रॉम एरर एंड फ्री फ्रॉम बायसनेस होगी। आगे देखो यही लिखा होगा, आ रिलायबल इन्फॉर्मेशन शुड बी फ्री फ्रॉम एरर एंड बायस एंड फेथफुली रिप्रेजेंट व्हाट इट इज मेंट टू रिप्रेजेंट। जो हुआ है एक्चुअली में वही दिखाने की कोशिश कर रहे हो, एक्स्ट्रा कुछ दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हो, अपनी कंपनी का बहुत अच्छा इमेज दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हो, कुछ ऐसा नहीं कर रहे हो जिससे आप लोगों के डिसीजन
को चेंज कर सको। जो एक्चुअल में हुआ है आप सिंपली वही दिखा रहे हो, डिसीजन वो उसी की बेसिस में लेंगे। ठीक है। टू एंश्योर रिलायबिलिटी द इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज मस्ट बी क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब वो वेरीफाई किया जा सके। मतलब जो अगर आपने सेल की है उसके वाउचर्स तो होंगे ना, उस वाउचर के थ्रू वो सारी की सारी आपकी रिपोर्ट जो जनरेट हुई है उसको वेरीफाई किया जा सके, तभी वो क्रेडिबल मानी जाएंगी। तो इट शुड बी वेरीफेबल बाय द इंडिपेंडेंट पार्टीज, जिसको हम ऑडिटर्स ही बोलते हैं। ऑडिटर्स वेरीफाई करते हैं चीजें। ठीक है। और वो न्यूट्रल होनी चाहिए और फेथफुल होनी चाहिए। न्यूट्रल मतलब वही बायसेस नहीं होनी चाहिए। फेथफुल मतलब जो हुआ है वही दिखाने की कोशिश कर रहे हो, कुछ गलत दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हो। इन्वेस्टमेंट के लिए जबरदस्ती की वैल्यूएशन हाई करके नहीं दिखा रहे हो। ठीक है। ओके। अच्छा, दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो रिलेवेंस। रिलेवेंस का मतलब है ना, देखो, अगर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टाइम पे ही ना मिल पाए आपको, तो वो रिलेवेंसी कहाँ है उसकी? रिलेवेंट है ही नहीं फिर तो वो। रिलेवेंस का मतलब क्या है? इन्फॉर्मेशन मस्ट बी अवेलेबल इन टाइम। 10 साल पहले की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को अगर मुझे आज दोगे और मुझे आज पता करना है कि मुझे आज रिलायंस का शेयर खरीदना है कि नहीं खरीदना है, तो मैं क्या देखूंगा भाई? जो लास्ट ईयर है उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने की कोशिश करूंगा। चलो लास्ट तो लास्ट ईयर की देख लूंगा, चलो 3 साल पहले की देख लूंगा। 10 साल पहले की इन्फॉर्मेशन को आज अगर आप पब्लिक करोगे तो उससे मैं आज का डिसीजन कैसे ले पाऊंगा? तो रिलेवेंट होने के लिए इन्फॉर्मेशन को टाइम में अवेलेबल होना जरूरी है। मस्ट हेल्प इन प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन मतलब जो आप डिसीजन लेना चाहते हो फ्यूचर के लिए तो लोगे, तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो ना कि भाई कि फ्यूचर में क्या होगा। मान लो इसका शेयर प्राइस बढ़ने वाला है, आपने ये प्रिडिक्शन किया लास्ट ईयर की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देख के, तो ही वो रिलेवेंट माना जाएगा। अगर लास्ट ईयर की फाइनेंशियल रिपोर्ट आपको मिल रही है तो ही रिलेवेंट है वो, इस साल की मिल रही है तो ही रिलेवेंट है वो, लास्ट क्वार्टर की मिल रही है तो ही रिलेवेंट है वो। उससे आप प्रिडिक्शन कर सको। और फीडबैक, फीडबैक का मतलब क्या है? जो आपने प्रिडिक्शन किया है और प्रिडिक्शन करने के बाद जब वो टाइम पीरियड चला गया, मतलब 1 साल और हो गया, उसके बाद उस प्रिडिक्शन का रिजल्ट भी तो आया होगा ना। आपने सोचा कि नहीं शेयर प्राइस तो ऊपर जाएगा, मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब 1 साल बाद चेक करो भाई शेयर प्राइस ऊपर गया भी है कि नहीं गया है, तो फीडबैक भी ले सकते हो आप कि भाई आपका डिसीजन सही था कि नहीं सही था। एंड मस्ट इन्फ्लुएंस द डिसीजन बाय द डिसीजन ऑफ यूजर्स बाय हेल्पिंग देम फॉर्म प्रिडिक्शन अबाउट द आउटकम्स ऑफ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर इवेंट। वही मैंने जो आपको बताया कि इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जिससे वो प्रिडिक्शन कर सके पास्ट के आउटकम का, या प्रेजेंट का या फ्यूचर के का प्रिडिक्शन कर सकें। और फिर वो कंफर्म कर सकें पास्ट इवैल्यूएशन को, जो आपने इवैल्यूएशन किया ना कि स्टॉक प्राइस तो ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, आपको लगा, फिर बाद में देखो कि हाँ गया भी नहीं गया है। या फिर कोई स्ट्रेटेजिक डिसीजन आपने लिया कि नॉर्थ में एक्सपैंड करना है मेरे को या साउथ में एक्सपैंड करना है मान लो मेरे को, तो ऐसा मुझे लगा रिपोर्ट्स देखकर। क्योंकि साउथ में मान लो जैसे मान लो बीजेपी का एग्जांपल ले लो, साउथ में थोड़ा बहुत वोट शेयरिंग आया तो उनको लगा नहीं अब अग्रेसिव जो है पॉलिटिकल कैंपेन्स करने चाहिए। उनको लगा ऐसा कि नहीं भाई जो स्टार कैंपेनर है उनको भी जाना चाहिए वहां भी, उनको टाइम, क्योंकि भाई रिसोर्स तो लिमिटेड है ना, टाइम तो लिमिटेड होता है। वो भी अगर लगाएंगे वहां टाइम, ये उनकी टीम ने बोला तो वो गए। अब जब रिजल्ट आया तो वो फीडबैक भी तो ले सकते हैं ना कि एक्चुअली में कुछ काम आया कि नहीं आया है। तो वैसे ही अकाउंटिंग में भी है, जो आप प्रिडिक्शन कर रहे हो उसको आप फीडबैक वैल्यू भी ले सकते हो, उसकी फीडबैक वैल्यू भी होनी चाहिए, उसको चेक कर सकते हो, उसको कंफर्म कर सकते हो कि जो आपका डिसीजन था वो सही था कि नहीं सही था। अगर नहीं सही था तो उसको करेक्ट भी कर सकते हो। फिर तीसरा है अंडरस्टैंडेबिलिटी। ये तो बड़ा इजी है। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब वही है कि जो अकाउंटेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के थ्रू कन्वे करना चाह रहा है बिल्कुल वही चीज कन्वे हो रही है कि नहीं हो रही यूजर्स को। जिन यूजर्स को बेसिक अकाउंटिंग और फाइनेंस की नॉलेज है उनको वही चीज कन्वे हो रही है कि नहीं हो रही है। अंडरस्टैंडेबिलिटी मींस डिसीजन मेकर्स मस्ट इंटरप्रेट, इंटरप्रेट कर रहे हैं ना इन्फॉर्मेशन को, जजमेंट के लिए इंटरप्रेट तो करना पड़ेगा ना कि क्या मतलब है इस इन्फॉर्मेशन का, इससे क्या निकल के आ रहा है। तो वो उसी सेंस में उसको इंटरप्रेट कर पा रहे हैं जिस सेंस में उसको प्रिपेयर किया गया है और कन्वे किया गया है। ठीक है। A message is said to be effectively communicated when it is interpreted by the receiver of the message in the same sense in which the sender has sent। जो मैं आपको बोल रहा हूँ, जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ चीजों को, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपको वो चीज एग्जैक्ट समझ में आ रही है, अंडरस्टैंडेबिलिटी 100% है। यही अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में होना चाहिए। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो कन्वे करना चाह रही है एग्जैक्टली वही चीज समझ में आनी चाहिए यूजर्स को, कुछ और ना समझ बैठे वो। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखा सेल्स, सेल्स लिखा 1 करोड़। अब इस सेल्स 1 करोड़ लिखा और साथ में लिखा है यहाँ पे क्रेडिट सेल 50 लाख। तो भाई यूजर को समझ में आ रहा है कि सेल तो की है 1 करोड़ की, लेकिन इसमें से कैश सेल्स सिर्फ 50 लाख की है, बाकी सारी उधारी में सेल है, मतलब कैश 50 लाख ही होगा अभी। कैश से पैसा आया है 50 लाख का होगा, एक अंदाजा, मतलब एक बता रहा हूँ मैं चीज़ आपको, तो ये वो कर सकता है, ये चीज़ वो एनालाइज कर सकता है कि भाई सेल्स में से जो पैसा एक्चुअली में आया है वो 50 लाख आ गया है, अभी बचा हुआ 50 लाख। ठीक है। अगर खाली सेल की इन्फॉर्मेशन उसको दी जा रही है कि आज की डेट में इतनी सेल हुई है 1 करोड़ की, वैसे तो बहुत ज्यादा बड़ा फिगर हो गया एक दिन के हिसाब से, बट एग्जाम्पल है बस।
जो चीज कन्वे करना चाह रहा है वही चीज कन्वे हो रही कि नहीं हो रही है, अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए, इजी होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, और फिर कंपेरेबिलिटी, देखो कंपेरेबिलिटी तो बड़ा इजी है। तो कंपेरेबिलिटी का मतलब ये है ना कि आप जो स्टैंडर्ड्स यूज कर रहे हो, रूल्स एंड रेगुलेशन यूज कर रहे हो, वही दूसरी कंपनी भी यूज करेगी, तभी कंपेरेबल हो पाएगा भाई। और इसके लिए प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, रूल्स रेगुलेशन होते हैं भाई। लॉस तो होंगे ना हर सब्जेक्ट में, तो लॉस जो सब्जेक्ट के हैं वो आपको मानने पड़ेंगे, तभी आप अकाउंटिंग करोगे, तभी दूसरी कंपनी भी करेगी, तभी आपस में कंपेरेबल होंगी। ये भी एक तरह की क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, एक एंटिटी अपने पिछले पीरियड, टाइम पीरियड या पिछले के पिछले टाइम पीरियड से भी कंपेयर कर सके और दूसरे बिजनेस से भी आपस में कंपेरिजन हो सके, यही पूरा पर्पस है अकाउंटिंग का। मतलब ये भी पर्पस है अकाउंटिंग का, और ये एक कैरेक्टरिस्टिक है कि कंपेरेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतना क्वालिटेटिव माना जाएगा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को। इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट दैट यूजर्स ऑफ द जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आर एबल टू कंपेयर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटी ओवर डिफरेंट टाइम पीरियड। सेल्स आज कितनी हुई, इस साल कितनी हुई, पिछले साल कितनी हुई, पिछले के पिछले साल कितनी हुई, ये मैं कंपेयर कर सकूं, ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के मुझे दो। ऐसे नहीं कि हमें में पिछले के पिछले साल कैश और गेट सेल को साथ में लिख दे रहे हो, इस साल अलग अलग लिख रहे हो, और फिर जो जो अगले साल है खाली गेट सेल लिख रहे हो, ऐसा नहीं। इसमें कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए, जैसा तुमने पहले यूज किया था वही चीज अभी भी यूज करो, ताकि कंपेयर हो सके। ठीक है, टू बी कंपेरेबल अकाउंटिंग रिपोर्ट्स मस्ट बिलोंग टू अ कॉमन पीरियड एंड यूज ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट। मतलब रुपीज में दिखा रहे हो तो रुपीज में ही दिखाओ, और फॉर्मेट भी एक कॉमन होना चाहिए, सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वही यूज करें। तुमने भी जो पिछली बार यूज किया वही यूज करो। और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में फॉर्मेट भी आपको दे रखा है, कंपनीज एक्ट 2013 में आपको फॉर्मेट भी दे रखा है, उसकी टेंशन नहीं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। उसी फॉर्मेट में हमको रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसका मतलब है जो एट्रीब्यूट्स हैं, वो एट्रीब्यूट्स जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, वो क्यों है, क्योंकि उससे डिसीजन यूजफुलनेस बढ़ती है। ठीक है, और डिसीजन यूजफुलनेस कब बढ़ेगी, जब वो रेलेवेंट होंगी, जब वो अंडरस्टैंडेबिलिटी होगी उसकी, और जब वो रिलायबिलिटी होगी उसकी अकाउंटिंग रिपोर्ट्स की, और जब वो कंपेरेबल होंगे। और रिलेवेंस के अंदर भी ऐसे बहुत सारे सब टाइप्स हैं। जैसे रिलेवेंस का मतलब हमने पढ़ा था ना कि इसकी प्रेडिक्टिव वैल्यू होनी चाहिए। रिलेवेंस तभी होगा जब वो टाइमली आपको मिले, और टाइमली मिलेगा तो आप उससे प्रेडिक्टिव वैल्यू, मतलब सब प्रिडिक्शन कर सकते हो, और फिर प्रिडिक्शन जो किया है वो सही था कि नहीं उसका फीडबैक भी ले सकते हो बाद में फ्यूचर में। तो रिलेवेंस के अंदर के पॉइंट हो गए। रिलायबिलिटी का मतलब वो वेरीफेबल होना चाहिए, जो वाउचर्स हैं उसके थ्रू वेरीफाई होना चाहिए। न्यूट्रलिटी मतलब कोई भी बायसनेस नहीं होनी चाहिए। अकाउंटिंग का जज, अकाउंटेंट अपने बायसनेस ना दिखाए कि इसको लग रहा था सही है तो कर दिया, नहीं, जो है एक्चुअली में वही दिखाना पड़ेगा। फेथफुलनेस, ट्रू होना चाहिए भाई, जो हुआ है एक्चुअली में वही दिखाओ। और कंपेरेबिलिटी हम बढ़ के आ चुके हैं, तो डिसीजन यूजफुलनेस कब बढ़ेगी, इन एट्रीब्यूट्स के बढ़ने से डिसीजन यूजफुलनेस भी बढ़ेगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग की तरफ, कि अकाउंटिंग का पर्पस क्या है, अकाउंटिंग कर ही क्यों रहे हैं। तो थोड़ा बहुत तो आपको ऑब्जेक्टिव के बारे में अभी तक के लेक्चर में आइडिया मिल गया होगा कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कि रिपोर्ट्स तैयार करके दे रहा है जिससे यूजर्स डिसीजन ले सकें। वेरी गुड, लेकिन अब जो हम ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने जा रहे हैं दे आर गोइंग टू बी स्पेसिफिक, राइट। तो एज द इंफॉर्मेशन सिस्टम बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड यूजर्स बोथ एक्सटर्नल एंड द इंटरनल। ये हम पढ़ के आ चुके हैं। The necessary information, particularly in case of external users, is provided in the form of financial statement. ये कह रहा है कि जो भी external users हैं उसको प्राइमरली जो हम इंफॉर्मेशन देते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फॉर्म में देते हैं, जिसको हम पीएल अकाउंट बोल ले, साथ में बैलेंस शीट। ऐसे होने को फाइनेंशियल स्टेटमेंट और भी होती है, बट अभी बेसिक चैप्टर पढ़ रहे हो तो अभी इन्हीं दोनों मान के चलो कि पीएल अकाउंट जहां पे आप प्रॉफिट या लॉस बता रहे हो, या बैलेंस शीट जहां पे आप अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस और रिसोर्सेज को एक्सप्लेन कर रहे हो एक पॉइंट ऑफ टाइम में। इसके अलावा मैनेजमेंट इज प्रोवाइडेड विद द एडिशनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम फ्रॉम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस। मतलब जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड कर रहे हो वो प्राइमरली एक्सटर्नल यूजर्स के काम आने वाली है, लेकिन जो इंटरनल यूजर हैं उनको आप साथ में बहुत सारी और भी रिपोर्ट्स तैयार करके देते जाते हो। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें अकाउंटिंग की, तो उसमें 4 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हम पढ़ने वाले हैं। पहला है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। भाई पहला तो ऑब्जेक्टिव यही है ना कि कोई कितना बड़ा भी अकाउंटेंट क्यों ना हो, कोई कितना बड़ा ही ज्ञानी क्यों ना हो, वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन को फिंगर टिप्स में याद तो नहीं कर सकता। तो अगर आपको ट्रेसिंग करनी है कि कौन सा ट्रांजेक्शन कब हुआ था, कितने का हुआ था, तो उसका कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड होना चाहिए। तो पहला जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि जितने बिजनेस ट्रांजेक्शन हैं उसका एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, तो यही लिखा है इसमें। Accounting is used for the maintenance of systematic record of all the financial transaction
in the books of account. Even the most brilliant executive or manager cannot accurately remember the numerous amounts of varied transactions such as purchases, sales. कोई भी याद नहीं कर सकता, बहुत ऑब्वियस है। ठीक है, तो एक प्रॉपर रिकॉर्ड होगा, कंप्लीट रिकॉर्ड होगा, तो कभी भी हमें उसको रिफर करना होगा तो हम उस रिकॉर्ड को देख के कर सकते हैं। उसकी वेरिफेबिलिटी को कि वो सही है कि नहीं है उसको चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, एविडेंस के जो भी एविडेंस है, वाउचर है, वो एविडेंस होते हैं, उससे उसकी वेरिफेबिलिटी भी चेक कर सकते हैं। दूसरा जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो किसी भी बिजनेस में आप बिजनेस कर ही क्यों रहे हो? अगर आप प्रॉफिट ओरिएंटेड हो तो आपका बिजनेस करने का पर्पस यह है कि पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना। तो उसकी कैलकुलेशन आप अकाउंटिंग के थ्रू ही कर पाओगे। अकाउंटिंग नहीं करोगे तो प्रॉफिट ही पता नहीं चल पाएगा या फिर लॉस पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो जो भी ओनर्स होते हैं दे आर कीन टू हैव एन आइडिया अबाउट द नेट रिजल्ट ऑफ द बिजनेस ऑपरेशंस पीरियोडिकली। ठीक है, कि क्या उनने पैसा कमाया है या फिर उनको लॉस अकर हुआ है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग इज टू असर्टेन द प्रॉफिट अर्नड और लॉस सस्टेन्ड बाय द बिजनेस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। अब तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो बैलेंस शीट से रिलेटेड है। हमने पढ़ा था ना कि एक्सटर्नल यूजर को यूजुअली इन्हीं दोनों से मतलब होता है, प्रॉफिट लॉस से या बैलेंस शीट से। तो तीसरा ऑब्जेक्टिव लिस्टेड है वो बैलेंस शीट के रिस्पेक्ट में है कि डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अकाउंटिंग आल्सो एम्स एट असर्टेनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब है कि एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कितनी असेट्स हैं और कितनी लाइबिलिटी हैं कंपनी के पास। असेट मतलब क्या, रिसोर्सेज हैं, क्या फाइनेंशियल रिसोर्सेज है जिनसे वो पैसा कमा सकती है फ्यूचर में। अरे भाई, किसी कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देखना है तो उसके असेट देखने पड़ेंगे ना, कितनी बड़ी मशीनरी है, कितनी बिल्डिंग है, कितने असेट्स हैं, कितने रिसोर्सेज हैं जिसको आगे यूज करके पैसा खूब सारा कमा सकती है, और कितनी लाइबिलिटीज हैं, कितनी ऑब्लिगेशन है, मतलब क्या क्या लोन ले रखे हैं जो वापस करना पड़ेगा। तभी तो पता कर पाओगे, तभी तो एनालाइज कर पाओगे कि बिजनेस चलने वाला है कि बंद होने वाला है। अगर ऑब्लिगेशन बहुत ज्यादा है, रिसोर्सेज बहुत कम है, मतलब बिजनेस बंद होने वाला है। अगर असेट्स अच्छे खासे हैं, है ना, और ऑब्लिगेशंस कम हैं, तो इसका मतलब आगे बिजनेस चलने वाला है। एक मोटा मोटा मैंने आइडिया दिया, वैसे ऐसे आप स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं लगाते हो, ठीक है, और भी चीजें होती है, देखना पड़ता है, बट मैंने मोटा मोटा आइडिया दिया। अ प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ रिसोर्सेज ओन्ड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लेम्स अगेंस्ट सच रिसोर्सेज। क्लेम्स का मतलब उन रिसोर्सेज को यूज करके, उन रिसोर्सेज को बेच के जहां जहां पैसा देना है। ठीक है, ये फैसिलिटेट करता है प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट नोन एज बैलेंस शीट पोजीशन, जिसको हम बैलेंस शीट बोलते हैं। इसमें एसेट और लायबिलिटी मेंशन रहती है। फोर्थ है ऑब्जेक्टिव प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स। ये तो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं भाई, जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आप जनरेट कर रहे हो अकाउंटिंग प्रोसेस के थ्रू, उसको कम्युनिकेट करना है डिफरेंट यूजर्स को, रिपोर्ट्स के फॉर्म में, ग्राफ्स के फॉर्म में। तो इंटरनल यूजर भी होते हैं और हमारे एक्सटर्नल यूजर भी होते हैं। ठीक है, तो जैसे जो इंटरनल यूजर हैं उनमें मैनेजमेंट आते हैं जिनको टाइमली इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है प्लानिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है, और जो एक्सटर्नल यूजर होते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिलाई करते हैं, उनको इतनी ज़्यादा इंटरनल रिपोर्ट्स नहीं मिलती, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेसिस पे ही डिसीजन लेंगे। तो एक्सटर्नल यूजर मतलब जैसे सेबी हो गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, है ना, म्यूचुअल फंड हाउसेज हो गए, लेंडर्स हो गए, बैंक्स हो गए, ये सब एक्सटर्नल यूजर हैं। ठीक है, अच्छा, इनको इन्फॉर्मेशन चाहिए क्यों? अरे टैक्स डिपार्टमेंट को इसलिए चाहिए ना क्योंकि वो चेक करना चाहते हैं कि जो आपने टैक्स पे किया है वो सही किया है कि नहीं किया है। सेबी को इसलिए चाहिए क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि आपने रेगुलेशन से कंप्लाई किया है कि नहीं किया है। इसी तरह से इन्वेस्टर को इसलिए चाहिए क्योंकि उसको आपका शेयर खरीदना है। ये सब रीजन है, एक्सटर्नल यूजर को इसलिए चाहिए होती है आपकी इन्फॉर्मेशन। बैंक को ऐसा चाहिए क्योंकि वो क्रेडिबिलिटी देखना चाहता है कि भाई आपके पास पैसा है भी कि नहीं है, कि आप आगे वापस कर भी पाओगे कि नहीं कर पाओगे पैसा वापस, इसलिए भी देखना चाहता है। ठीक है, अकाउंटिंग एज एन इन्फॉर्मेशन सिस्टम कलेक्ट्स एंड कम्युनिकेट्स इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन। एक मिनट, हाईलाइट गलत हो गया, हाँ। अकाउंटिंग एज द इन्फॉर्मेशन सिस्टम कलेक्ट्स एंड कम्युनिकेट्स अकाउंटिंग इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द एंटरप्राइज टू अ वाइड वैरायटी ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज। लेकिन देखो, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या कर रहा है, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा है, रिपोर्ट बना रहा है और इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर दे रहा है यूजर्स को, ठीक बात है। लेकिन एक लिमिटेशन है अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमेशा पास्ट ट्रांजेक्शन से ही रिलेटेड होती है और हमेशा क्वांटिटेटिव होती है। हमेशा याद करो, हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन में पढ़ा था, इकोनॉमिक इवेंट्स को ही आप रिकॉर्ड करके, मेजर करके, रिकॉर्ड करके कम्युनिकेट कर पाओगे रिपोर्ट्स के फॉर्म में। जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं तो क्या वो इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या वर्क कल्चर कैसा है ऑर्गेनाइजेशन का, कितने कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, क्या उस पर डिपेंड नहीं करेगा कि ऐसा कि ग्रोथ क्या है ऑर्गेनाइजेशन की, करेगा ना। बट इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको अकाउंटिंग नहीं देता है। ठीक है, तो इट डज नॉट प्रोवाइड द क्वालिटेटिव एंड नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। दैट्स व्हाई वी कॉल इट लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। जब भी कोई अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज कर रहा होता है, डिसीजन ले रहा होता है, उसको ये भी ध्यान देना पड़ता है कि इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है जो ये नहीं है, जो कि क्वालिटेटिव है नेचर में। ठीक है, चलो, अब अकाउंटिंग एक लैंग्वेज होती है ना बिजनेस की। अकाउंटिंग
लैंग्वेज का मतलब ये है कि बिजनेस के बारे में जो भी बताना होता है हम अकाउंटिंग के थ्रू बताते हैं, ठीक है। तो उस लैंग्वेज को किसी भी लैंग्वेज में कुछ उसके टर्म्स होते हैं, उनकी मीनिंग आपको पता होनी चाहिए, इसलिए बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग की डिस्कशन शुरू करते हैं हम यहाँ से। पहली टर्म जो आप अकाउंटिंग में देखोगे कॉमन टर्म, वो है एंटिटी। एंटिटी का मतलब है कोई भी रियलिटी जिसका इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है। तो बिजनेस एंटिटी का मतलब ये होता है कि बिजनेस की अपनी एक एग्जिस्टेंस है। कोई कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है, उसकी एक अपनी एग्जिस्टेंस है, तो वो खुद एक इंडिविजुअल बन के एक्ट कर रहा है। किसी को केस करना होगा कंपनी में केस कर सकता है, ठीक है, तो उसकी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। हाँ, वो बात अलग है कि प्रोप्राइटरशिप के केस में प्रोप्राइटर और जो फर्म होती है उसमें उतनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं पता चल पाती है, बट अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तब भी पता चलती है। कैसे? देखो, प्रोप्राइटरशिप और प्रोप्राइटरशिप है, भले प्रोप्राइटरशिप मतलब ये होता है जो फर्म होती है ना, जैसे कोई भी जनरल स्टोर है या कोई सिंगल मालिक है किसी फर्म का, तो उसको प्रोप्राइटरशिप बोल सकते हैं हम। उसका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रजिस्ट्रेशन नहीं है, बट वो फर्म है, एज अ फर्म कोई बिजनेस को रन कर रहा है। तो जो बिजनेस के एक्सपेंसेस होंगे वो बिजनेस के अकाउंट्स बुक में जाएंगे, जो भी उसने परचेज वगैरह किए होंगे वो बिजनेस के अकाउंट्स के बुक्स में जाएंगे। जो उसके पर्सनल एक्सपेंसेस होंगे इधर उधर वेकेशन के, बच्चों के फीस के, वो थोड़ी आप बिजनेस के अकाउंट बुक में डालोगे। तो यहाँ भी सेपरेट सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट यूज होता है। एंटिटी का मतलब है कोई भी बिजनेस जिसकी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है। सुपर बाजार, हार्ड ज्वेलर्स, आईटीसी लिमिटेड। और अकाउंटिंग सिस्टम हमेशा क्या करता है, ये कहता है कि बिजनेस की अगर तुम अकाउंटिंग कर रहे हो तो बिजनेस की ही ट्रांजेक्शन को उसमें लिखोगे, उसके पर्सनल ट्रांजेक्शन को नहीं लिखोगे, ठीक है। तो ये अब आगे जाके प्रिंसिपल जब पढ़ेंगे हम तो उसमें ही पढ़ोगे, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट नाम का एक प्रिंसिपल होता है कि बिजनेस और इंडिविजुअल जो उसका मालिक है वो डिफरेंट एंटिटी है। वो क्या है, दोनों डिफरेंट एंटिटी है, ठीक है। इसको बोलते हैं, समझ में आ गया एंटिटी का मतलब? यहाँ बिजनेस एंटिटी की बात हो रही है कि वो सेपरेट सेपरेट एंटिटी है, बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है। सेकेंड जो आपका टर्म है वो है ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन तो बड़ा इजी है, कोई भी इवेंट जिसमें कुछ वैल्यू है, सम वैल्यू बिटवीन टू और मोर एंटिटीज अगर हो रही है, इट कैन बी परचेज ऑफ गुड्स, रिसीट ऑफ मनी, कह रहा ना, एन इवेंट इन्वॉल्विंग सम वैल्यू बिटवीन टू और मोर एंटिटीज। एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से कुछ खरीद रहा है या बेच रहा है, एक बिजनेस किसी इंडिविजुअल से कुछ खरीद रहा है या बेच रहा है, जहां पे भी मनी वैल्यू है, पैसा ले रहे हो या दे रहे हो, या सामान ले रहे हो दे रहे हो, या कुछ एक्सपेंस कर रहे हो, ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन है। तो कोई भी इवेंट जहां पे वैल्यू हो रही है, कुछ कोई भी वैल्यू का एक्सचेंज हो रहा है, तो वो ट्रांजेक्शन होगा, ठीक है, भले वो कैश ट्रांजेक्शन हो चाहे वो क्रेडिट का ट्रांजेक्शन हो। तीसरा आता है असेट। असेट इकोनॉमिक रिसोर्स है दैट कैन बी यूजफुली एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। असेट का मतलब जैसे समझो, रिसोर्स का मतलब जैसे कैश है। कैश क्या है भाई, रिसोर्स है, हम इसको यूज कर सकते हैं। या फिर हमने सामान बेचा है, हमारे जो डेटर्स है वो हमको पैसा देने वाले हैं बाद में, तो वो भी हमारा इकोनॉमिक रिसोर्स है, उससे हमको पैसा मिलने वाला है। तो एसेट का मतलब है या तो हमारे पास पैसा है या फिर हमको पैसा मिलने वाला है, सिंपल मतलब एसेट का ये होता है। तो एसेट्स आर आइटम्स ऑफ वैल्यू यूज बाय द बिजनेस इन द ऑपरेशन। जैसे सुपर बाजार ने ट्रक है, इसके पास एक फ्लीट ऑफ ट्रक्स है, भाई इन ट्रक्स को यूज करके पैसा कमा सकता है ना वो, तो ये इनके असेट्स हैं। उसके बाद मशीनरी है, तो इन मशीनरी को यूज करके वो पैसा कमा सकता है ना, तो ये इसके असेट्स हैं जिनसे इकोनॉमिक बेनिफिट डराइव हो सकता है फ्यूचर में। ऐसे चीजों को बोलते हैं हम असेट्स। या तो उससे इकोनॉमिक बेनिफिट डराइव हो चुका है, मतलब डायरेक्टली कैश है वो, या फिर कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनसे हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट डराइव होगा। ट्रक्स हैं, मशीनरीज हैं, हमारे डेटर्स हैं, खुद कैश है, ये सारी चीजें क्या है, हमारी असेट्स हैं, ठीक है। दिस आइटम विल बी शोन ऑन दी असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ सुपर बाजार। जो भी इनके ट्रक्स वगैरह हैं, जो भी मशीनरी हैं। और असेट को भी क्लासीफाई आप करते हो दो तरीके से, करंट असेट और नॉन करंट असेट, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। करंट असेट और नॉन करंट। करंट असेट वो असेट्स होते हैं जो एक साल के अंदर, जो 1 ईयर के अंदर, जिनको हम रियलाइज कर सकते हैं कैश में, या फिर वो कैश हैं या फिर उनको कैश में हम रियलाइज कर सकते हैं, उनको बेच करके, उनको यूज करके। जैसे हमारे जो करंट इन्वेस्टमेंट है, करंट इन्वेस्टमेंट मतलब जो आपने एफडी कर रखी 6 महीने की मान लो, तो वो करंट इन्वेस्टमेंट है, मतलब वो करंट असेट है। क्यों? क्योंकि वो कैश में रियलाइज हो जाएगा 1 साल के अंदर। इन्वेंट्रीज है, इन्वेंट्रीज मतलब हमारे जो स्टॉक है, जो सामान है हमारे पास, जो जिस चीज का हम ट्रेडिंग करते हैं, जिसको हम बेचते खरीदते हैं। तो हम पेन की मार्केट, हमारे पेन की दुकान है तो पेन बेचते हैं, पेन इन्वेंट्री है, ये हमारा करंट असेट है, क्योंकि हम उसको 1 साल के अंदर बेच देंगे, ये मान के ही हम अपने पास इन्वेंट्री को रखते हैं। 1 साल से ज्यादा हम नहीं रखते हैं, अगर हमारी ऑपरेटिंग साइकिल 1 साल है तो। यूजुअली ऑपरेटिंग साइकिल एक ही साल मानते हैं, तो इन्वेंट्री को भी हम करंट असेट में रखते हैं, ठीक है। इन्वेंट्री यही मान के चलते हैं कि 1 साल में बिक जाएगा, यही तो मान के चलोगे, ये थोड़ी मान के चलोगे कि 5 साल तक रखे रहेगा हमारे पास, फिर तो खराब हो जाएगा ना। ट्रेड रिसीवेबल वही जो डेटर्स थे आपके, जिनको आपने सामान बेचा,
पर उनसे पैसे नहीं मिले हैं, पर ट्रेड रिसीवेबल मतलब 1 साल के अंदर मिल जाएंगे, 3 महीने में, 6 महीने में मिल जाते हैं। कैश तो है ही है। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस जो आपने दिए हैं, तो उससे आपको पैसे मिलेंगे, तो वो भी आपका करंट एसेट है। और बाकी जो करंट एसेट है, नॉन करंट एसेट का उल्टा, जो 1 साल के बाद पैसे में कन्वर्ट होने वाला है वो नॉन करंट एसेट है। जो 1 साल के बाद पैसे में कन्वर्ट होने वाला है वो नॉन करंट एसेट है। जैसे फिक्स एसेट, मशीनरी है, ट्रक्स हैं, भाई वो तो 1 साल से ज्यादा भी यूज करते रहोगे आप, ठीक है। बिल्डिंग्स हैं, टेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट मतलब गुडविल, जो आपने अपनी ब्रांड वैल्यू क्रिएट की है, उसका फायदा तो आपको हमेशा आगे तक मिलने वाला है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब आप बिल्डिंग बना रहे हो, अभी प्रोसेस में है वो। इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, इनटेंजिबल मतलब जिस एसेट को आप छू नहीं सकते हो, टेंजिबल मतलब जिसको छू सकते हो। ट्रक्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, छू सकते हो ना। गुडविल को छू नहीं सकते हो, तो इनटेंजिबल एसेट है। यहाँ वर्क इन प्रोग्रेस लिखा है, मतलब बिल्डिंग बन रही है तो वर्क इन प्रोग्रेस है, लेकिन है तो वो फिक्स, है तो वो एसेट ही, है तो वो नॉन करंट एसेट। इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, आपको सर ये कैसे है, इसको आप छू नहीं सकते हो, ये डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। जैसे मान लो आपको सॉफ्टवेयर बना रहे हो, कोई कोई फॉर्मूला बना रहे हो, कुछ इन्वेंशन कर रहे हो, अभी वो प्रोसेस में है। फॉर्मूला बना रहे हो ना, कोई कोई प्रोसेस क्रिएट कर रहे हो, प्रोसेस तो क्या होगा, इंटेंजिबल होगा, ठीक है। तो वो इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट है। तो नॉन करेंट एसेट में हमारा फिक्स एसेट आ गया। अब नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है, कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं जिनको आप बेचोगे 5-6 साल बाद, 2 साल बाद, 1 साल बाद। ये डिफर्ड टैक्स एसेट अभी के लिए छोड़ दो, ये बाद में पढ़ाऊंगा मैं, जब बैलेंस शीट, जब हम बैलेंस शीट डिटेल में पढ़ेंगे तब पढ़ाऊंगा। अभी पढ़ाऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि इतना ज़्यादा इंट्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा नहीं सकता मैं आपको, आप ही के लिए दिक्कत है। डिफर्ड टैक्स एसेट वैसे बड़ा इजी होता है। अच्छा, ऐसे बेसिक समझ लो, अगर नहीं भी आएगा कोई बात नहीं, ठीक है। मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। होता ये है कि ज़्यादा हो जाएगा, मैं चाहता तो नहीं बट बताना पड़ रहा है मुझे। इनकम टैक्स एक्ट होता है जिसके हिसाब से हम टैक्स पे करते हैं। एक होता है हमारा कंपनीज एक्ट, जिसके हिसाब से हम अपनी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, दोनों के हिसाब से टैक्स अलग अलग आ जाते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, हम जो पे कर रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, वो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से पेमेंट कर रहे होते हैं। और जो हमारा आया होता है टैक्स, एक्चुअली में वो कंपनीज एक्ट के हिसाब से आया होता है। इस चक्कर में हमारा डिफर्ड टैक्स असेट और डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आ जाती है। मतलब अगर मान लो हमने कम टैक्स पे किया है, कम टैक्स पे किया है अभी, बाद में हमको पे करना पड़ेगा, और तो हमारी इनकम, ये हमारी डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी हो जाएगी। अगर इसका उल्टा कर दो, कि मान लो हमने ज़्यादा टैक्स पे कर दिया है अभी इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से, तो बाद में वो एडजस्ट हो जाएगा, तो हमारा डिफर्ड टैक्स असेट हो जाएगा वो, ठीक है। कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, तभी मैं नहीं बता रहा था, बट मैंने बता दिया। इसको आ गया होगा, आ गया होगा, इसको नहीं आया होगा, बाद में पढ़ने वाले हैं, ये डिटेल में पढ़ेंगे, ये बहुत एडवांस चैप्टर में है। फिर भी मैंने ऐसे बता दिया। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस का मतलब, जो हमने लॉन्ग टर्म के लिए लोन्स दिए हैं, किसी को एडवांसेस दिए हैं, तो उनसे पैसे मिलेंगे हमें 1 साल के बाद, तो वो नॉन करंट एसेट है भाई, रिसोर्सेज तो हैं, पैसे मिलने वाले हैं। और बाकी भी जो नॉन करंट एसेट है वो भी हो सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं भाई लाइबिलिटीज में। लाइबिलिटी मतलब ऑब्लिगेशंस और डेट्स, जो हमने उधारी ली है हमको वापस करना है, तो ये भी नॉन करंट लाइबिलिटी है। करंट लाइबिलिटी मतलब जो हमको उधारी वापस करनी है 1 साल के अंदर। नॉन करंट लाइबिलिटी का मतलब है जो हमको उधारी वापस करनी है 1 साल के बाद तक, जो लॉन्ग टर्म हमने उधार लिया है बैंक से। इसी देखो डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी भी आ गया, मैंने पढ़ाया था ऊपर। अदर जो हैं, और लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी हैं, प्रोविजन भी हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब बाद में पढ़ेंगे हम, प्रोविजन वगैरह डिटेल में। अभी जो टर्म्स है, लाइबिलिटी मेन टर्म है, बट इसमें चार्ट में है तो मैंने समझा दिया आपको सब कुछ। प्रोविजन भी समझा चुका हूँ मैं आपको ऊपर, जब बैड डेट्स के हमने प्रोविजन बनाए थे, कि हमने सामान बेचा, हमको लग रहा है कि नहीं मिलेंगे पैसे, तो हम उसके लिए प्रोविजन क्रिएट कर लेते हैं। एक अमाउंट बैठा देते हैं, अलग से लिख देते हैं कि इतना पैसा नहीं मिलने वाला, हमको लग रहा है ऐसा, तो उसको बोलते हैं प्रोविजन। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए बना रहे हो तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन, शॉर्ट के लिए बना रहे हो तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ठीक है। शॉर्ट टर्म बोरेंगे तो करंट लायबिलिटी में आएगा, मतलब 1 साल के अंदर पैसा वापस करना है। अगर शॉर्ट टर्म लोन लिया बैंक से आपने, आपको 1 साल के अंदर वापस करना है, तो वो करंट लायबिलिटी है। 1 साल से देर तक वापस करना है, 5 साल तक वापस करते जाना है, तो वो नॉन करंट लायबिलिटी है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं कैपिटल की तरफ। लेकिन मैं सोच रहा था कि कैपिटल को करने से पहले क्यों ना हम कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं, जो भी हमने टॉपिक्स अभी तक पढ़े हैं उनके बेसिस में कुछ एमसीक्यूज से अपने आप को इवैल्यूएट कर लेते हैं। आप सब लोग अपने आप को इवैल्यूएट कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहले एमसीक्यूज करते हैं, फिर कैपिटल के आगे हम शुरू करेंगे। तो मैं आपके लिए क्वेश्चन बैंक भी ले आया हूँ, इससे हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं पहले, ठीक है। चलो भाई, तो हो सकता है इसमें कुछ स्टैटिक क्वेश्चन भी मिले, तो अगर वो ना कर पाओ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो तो याद करना होता है। और जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं वो सारे आंसर्स आपके सही होने चाहिए, ठीक है। शुरू करते हैं भाई। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग डेफिनेशंस प्रोवाइड बाय द वेरियस प्रोफेशनल बॉडीज, द डेफिनेशन दैट स्पेसिफिकली emphasized अकाउंटिंग एज द इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखो हम कॉन्सेप्ट में पढ़ के आए थे दो डेफिनेशन, एक थी मॉडर्न डेफिनेशन,
और एक थी ट्रेडिशनल डेफिनेशन। मॉडर्न डेफिनेशन क्या कहता है कि अकाउंटिंग क्या है, एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम है। याद है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग वाली डेफिनेशन थी। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि डेफिनेशन जो इंफॉर्मेशन सिस्टम वाली डेफिनेशन थी, एम्ड एट परमिटिंग इन्फॉर्म जजमेंट्स एंड डिसीजंस बाय यूजर्स वाज प्रोवाइडेड बाय हुम। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले ना ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने 1941 में जो डेफिनेशन दी थी वो ट्रेडिशनल डेफिनेशन दी थी। याद है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, याद आ रहा है, वो ट्रेडिशनल डेफिनेशन थी, वो इनने दी थी। उसके बाद अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने 1966 में ये मॉडर्न डेफिनेशन दी जो हम पढ़ के आए थे। अकाउंटिंग इज दी accounting therefore is defined as the process of identification। याद आ रहा है, तो वो वाली जो डेफिनेशन थी वो अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने 1966 में दी थी। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो लिखा है अकाउंटिंग एज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, फिर कम्युनिकेशन। याद आ रहा है, ये डेफिनेशन जो मॉडर्न थी ये 1966 में अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने दी थी। और जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन थी वो 1941 में दी गई थी। ठीक है, जिसमें प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स बताए गए थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द आइडेंटिफिकेशन स्टेप इन द अकाउंटिंग प्रोसेस। हम पढ़ के आए थे ना कि आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है, इकोनॉमिक इवेंट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन पढ़ते हैं। क्वांटिफाइंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन, क्वांटिफाई तो नहीं था, क्वांटिफाई था मेजरमेंट वाले स्टेप में। पहला आइडेंटिफिकेशन था, फिर मेजरमेंट था, फिर रिकॉर्डिंग था, फिर कम्युनिकेशन था। ठीक है, तो क्वांटिफाई तो हमारा उसमें आता है मेजरमेंट वाले में। एंटरिंग ट्रांजेक्शन इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट, ये रिकॉर्डिंग है। डिटरमाइनिंग विच इवेंट्स आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड रिलेट टू द ऑर्गेनाइजेशन, ये सही लग रहा है क्योंकि आइडेंटिफिकेशन में यही था कि कौन सा इवेंट हमको पहचानना है जिसका फाइनेंशियल कैरेक्टर है, कौन सा इकोनॉमिक इवेंट है जिसको हम उसके बाद मेजर करके रिकॉर्ड करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। देख लेते हैं, देखो आंसर सी करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मेजरमेंट इन द अकाउंटिंग इज स्ट्रिक्टली लिमिटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टेंट। मेजरमेंट स्ट्रिक्टली लिमिटेड है किस कॉन्स्टेंट्स के थ्रू, by which constant? It must only record transactions that have already occurred in the past. It must quantify events in terms of monetary units। देखो ये सही लग रहा है सेकंड वाला, क्योंकि मेजरमेंट में हमने यही पढ़ा हुआ था कि क्वांटिफाई करना पड़ता है इवेंट को। इट मस्ट ओनली मेजर इवेंट दैट रिजल्ट इन प्रॉफिट, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। इट मस्ट बी वेरीफाइड बाय द गवर्नमेंट, ऐसा भी नहीं है। इट मस्ट इंक्लूड द क्वालिटेटिव, ये भी गलत है। इट मस्ट ओनली रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन दैट हैव ऑलरेडी अकर्ड इन द पास्ट, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बी जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ बी ही लग रहा है हमको, क्योंकि हमने ये डेफिनेशन में पढ़ के आए थे कि इट मस्ट क्वांटिफाई इवेंट्स इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी यूनिट, यही तो मेजरमेंट की डेफिनेशन थी। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसको रिकॉर्ड करते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम द फाइनल स्टेप इन द अकाउंटिंग प्रोसेस इज व्हाट, कम्युनिकेशन, हमको पता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ क्रूशियल रिक्वायरमेंट ऑफ दिस स्टेप। इस स्टेप का क्रूशियल रिक्वायरमेंट क्या है? द इंफॉर्मेशन मस्ट बी कम्युनिकेटेड ओनली वंस एट द एंड ऑफ द ईयर, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। द इंफॉर्मेशन इज रिलेवेंट ओनली इफ इट प्रिडिक्ट्स द फ्यूचर स्टॉक प्राइस एक्यूरेटली, माइट बी करेक्ट बट बाकी सारे ऑप्शन ही पढ़ लेते हैं हम। क्रूशियल रिक्वायरमेंट बोल रहा है कम्युनिकेशन की। द राइट इन्फॉर्मेशन मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द राइट पर्सन एट द राइट टाइम। द अकाउंटेंट मस्ट पर्सनली डिलीवर द रिपोर्ट्स, ये तो गलत है। द रिपोर्ट मस्ट बी स्ट्रिक्टली इन अ ग्राफिकल फॉर्मेट नॉट टैबुलर, ये भी गलत है। पहले तीन में से हमको सही आंसर मिलने वाला है। तो पहले में क्या बोला, द इन्फॉर्मेशन मस्ट बी कम्युनिकेटेड ओनली वंस एट द एंड ऑफ द ईयर, ये भी गलत है। तो दो ऑप्शन बचे हमारे पास, इसी में से सही आंसर मिलेगा हमको। बाकी सारे एलिमिनेट कर दिए ना हमने, जरूरी थोड़ी है कि एट द एंड ऑफ द ईयर दो, क्वार्टरली भी देते हैं, कभी कभी वीकली भी देते हैं, मंथली भी देते हैं। ठीक है, बी बोल रहा है इन्फॉर्मेशन इज रिलेवेंट ओनली इफ इट प्रेडिक्ट्स फ्यूचर स्टॉक प्राइसेस। देखो यहाँ पे सिर्फ स्टॉक प्राइसेस की बात कर रहा है, सिर्फ स्टॉक प्राइसेस, तो सिर्फ स्टॉक प्राइसेस की बात नहीं होती है, इन्फॉर्मेशन के बाकी भी यूजेस होते हैं। Which of the following best describe the right information must be communicated to the right person at the right time। कम्युनिकेशन का जो क्रूशल रिक्वायरमेंट है वो यही तो है। 10 साल पहले की रिपोर्ट लेके क्या करूंगा मैं, मुझे अभी की पिछले साल की रिपोर्ट दो ना। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। देखो, ठीक है, ऐसे ही मैंने क्वेश्चन आपके लिए कुछ बनाया है, बट कुछ कुछ मैं आपके लिए पढ़ ले रहा हूँ, मतलब आपको सिखा दे रहा हूँ, अभी दिखा दे रहा हूँ। सारे क्वेश्चन ऑब्वियसली नहीं पढ़ेंगे हम, ये आपको घर जाके भी करने हैं। ठीक है, चलो मीनिंग से हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए हैं, कुछ दूसरे टॉपिक से करते हैं क्वेश्चन।
आते जाते हैं। चलो इससे करते हैं, सब फील्ड से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिपिकल क्लासिफाइड एज द डिस्टिंक्ट सब फील्ड्स ऑफ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग हमने पढ़ा था ना कि मैनेजमेंट ऑफ अकाउंटिंग होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग होता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इंटरनल रिपोर्ट्स वगैरह बनती है, कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट का सेटलमेंट होता है, सेग्रीगेशन होता है, साथ में कॉस्ट कंट्रोल होता है। बुक कीपिंग तो अकाउंटिंग का एक बेटा ये समझ लो, कोई सब फील्ड तो है नहीं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हाँ है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग भी है। बुक कीपिंग ऐसी कोई सब फील्ड नहीं है। बुक कीपिंग तो सबसेट है, सब फील्ड नहीं है। अकाउंटिंग के ही अंदर आता है बुक कीपिंग भी। अकाउंटिंग बोल दोगे तो उसमें उसमें बुक कीपिंग भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब फील्ड नहीं है। ये आंसर यही आंसर होगा क्योंकि ये सब फील्ड नहीं है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक, और क्वेश्चन देखते हैं कुछ, ऐसे रैंडमली क्वेश्चन उठाते हैं। चलो इसको देखते हैं। टू सेटिस्फाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी पढ़ के आया था ना, जो भरोसे वाली जो इंफॉर्मेशन होती है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट पोजेस विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स। रिलायबिलिटी के लिए कौन सी इन्फॉर्मेशन में कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, कौन सी एट्रीब्यूट्स होनी चाहिए रिलायबल होने के लिए। इट मस्ट बी प्रेजेंटेड इन अ ग्राफिकल फॉर्मेट, नो। इट मस्ट बी वेरीफिएबल, बिल्कुल सही। न्यूट्रल, फेथफुली रिप्रेजेंट द ट्रांजेक्शन, एब्सोल्युटली करेक्ट। मुझे लगता है बाकी पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ये एग्जैक्ट डेफिनेशन में लिखा था। रिलायबल तभी होगी जब वाउचर से वेरीफाई कर सकते हो, न्यूट्रल हो मतलब बायसनेस ना हो, और फेथफुली बिना किसी छेड़छाड़ के ट्रांजैक्शन जो हुआ है उसी को रिप्रेजेंट कर रही हो, तभी वो रिलायबिलिटी की क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक को दिखाएगी। अगर ये एट्रीब्यूट्स होंगे इसमें, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो इस तरह से क्वेश्चन है, आपको ये करने हैं। ठीक है, चलो अब जरा मैं दोबारा से उसमें आता हूँ। कुछ क्वेश्चन मैंने करा करा के दे दिया आपको। दोबारा से आते हैं लेक्चर पे, नोट्स पे। तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, हमने कैपिटल, कैपिटल से पढ़ना है हमको ना। असेट्स हो चुका है, लायबिलिटीज हो चुकी है, कैपिटल ये रहा कैपिटल हमारा। ठीक है भाई, व्हाट इज कैपिटल। देखो कोई बिजनेस है, ठीक है, आप मान लो उसके शेयर होल्डर हो या ओनर हो, जो भी आप उसमें पैसा लगा रहे हो वो कैपिटल माना जाता है। तो अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द फर्म इज नोन एज कैपिटल। अब कैपिटल को ना लायबिलिटी के साथ ही रखते हैं, ये ध्यान रखना। बिजनेस इस कैपिटल को जो आपने लगाया है इसको लायबिलिटी ही मानेगी, इसलिए लायबिलिटी एंड कैपिटल को साथ में रखा जाता है, असेट को अलग रखा जाता है। कहने का मतलब है जब भी आपका बिजनेस बंद होगा, तब इस बिजनेस को आपने जो पैसा लगाया था वो आपको वापस करेगी ये बिजनेस, अगर उसके पास बचा होगा तो। पहले जो बाहर के क्रेडिटर्स वगैरह हैं उनको वापस करेगी, पैसा बचेगा तो आपको ही पैसा वापस होगा ये। तो कैपिटल जो भले ओनर ने लगा रखा है, लेकिन बिजनेस को मानती है कि पैसा हमको उधारी में मिला है, हम वापस करेंगे। बस उसका नाम अलग से रख दिया है कैपिटल, क्योंकि ओनर से कॉन्ट्रीब्यूटेड था इसलिए उसका नाम कैपिटल रख दिया गया है। अब ओनर चाहे तो उसको कैश के फॉर्म में लाए, चाहे तो असेट के फॉर्म में लाए, वो कार ले आए, ट्रक ले आए, फर्नीचर ले आए, तब भी वो कैपिटल माना जाएगा। फॉर द बिजनेस एंटिटी, कैपिटल इज द ऑब्लिगेशन। मैंने समझाया था आपको, बिजनेस के लिए, बिजनेस एंटिटी के लिए कैपिटल ऑब्लिगेशन ही है, तभी तो लाइबिलिटी साइड में रख रहे हो, लाइबिलिटी एंड कैपिटल साथ में ही रहता है। एंड क्लेम ऑन द असेट ऑफ द बिजनेस, तो अगर कैपिटल वापस करना है तो असेट को बेच के भी वापस करना पड़ सकता है। इट इज देयरफॉर शोन ऑन द कैपिटल साइड। ठीक है, सेल्स क्या है, सेल्स बड़ा इजी है। जो भी आप गुड्स और सर्विसेज बेच रहे हो, सर्विसेज जो भी रेंडर कर रहे हो, या जो गुड्स आप जो सेल कर रहे हो, उससे जो आपको पैसा मिल रहा है, उससे जो आपको रेवेन्यू मिल रहा है, उसको सेल्स बोलते हैं। लेकिन अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं, तो रेवेन्यू में सेल्स रेवेन्यू तो वो हो गया जो आपने गुड्स को सेल किया या सर्विसेज को रेंडर किया। लेकिन इसके अलावा और रेवेन्यू भी होते हैं। जैसे आपने मान लो असेट बेचा, तो आपको रेवेन्यू जनरेट हुआ, आपको कमीशन का पैसा मिला, आपको इंटरेस्ट का पैसा मिला, डिविडेंड का पैसा मिला, रॉयल्टी मिली, रेंट रिसीव हुआ, ये सारे के सारे रेवेन्यू है। तो सेल रेवेन्यू तो सेल हो गया, लेकिन बाकी सारे भी रेवेन्यू होते हैं, तो रेवेन्यू को हम इनकम भी बोलते हैं। एक्सपेंसेस क्या चीज होती है, देखो एक्सपेंसेस को समझने से पहले एक्सपेंडिचर समझो, एक्सपेंसेस के बाद आएंगे हम। पहले आप समझो एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब जो भी आउटफ्लो ऑफ फंड हो रहा है कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी खर्चा हो रहा है, वो सारा एक्सपेंडिचर है। लेकिन एक्सपेंडिचर दो तरह के होते हैं, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, मैं लिख देता हूँ आपके लिए ताकि आसानी पड़ेगी। ठीक है, और दूसरा होता है रिवेन्यू
एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है ना, जैसे मान लो आपने फर्नीचर खरीदा, आपने मशीन खरीदी। जब आप असेट खरीदते हो मतलब कुछ ऐसा खरीदते हो, कुछ ऐसे पे खर्चा करते हो जिसका बेनिफिट आपको 1 साल से ज्यादा टाइम तक मिलने वाला है। कुछ ऐसे चीजों पे खर्चा कर रहे हो जिसका बेनिफिट आपको 1 साल से ऊपर तक मिलने वाला है, उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर का नाम देते हैं। जैसे मशीन खरीदी, असेट खरीदा, फर्नीचर खरीदा, एसी खरीदा, 1 साल से ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? ऐसे खर्चे जिनका बेनिफिट आपको 1 साल के अंदर ही मिल जाएगा। आपने इस पेन को बेचने के लिए पहले पेन खरीदा, फिर बेच रहे हो उसको, या आपने रेंट दिया अपने ऑफिस का, और ये मैन्युफैक्चरिंग जो आपकी प्रोडक्शन है, मान लो प्रोडक्शन कर रहे हो तो रॉ मटेरियल खरीदा, अभी भाई 1 साल के अंदर यूज कर लोगे। ये वेजेस दे रहे हो पर डे की, या सैलरी दे रहे हो मंथ के हिसाब से, और उसका बेनिफिट तो 1 महीने के अंदर ही मिल जा रहा है, तो 1 साल से कम में ही बेनिफिट मिल जा रहा है। ऐसे एक्सपेंडिचर जो आप करते हो उसको हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। समझ में आ रही बात? जिनका बेनिफिट आपको 1 साल के अंदर ही मिलने वाला है वो सारे एक्सपेंडिचर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जिनका बेनिफिट आपको 1 साल से ज्यादा तक मिलने वाला है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब इस रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जांपल मैंने आपको दे दी, वेजेस, सैलरी, रेंट, टेलीफोन एक्सपेंस, वाटर एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, ये सारे रिवेन्यू परचेजेस, रॉ मटेरियल खरीदा वगैरह जो भी, तो ये सारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का दूसरा नाम रखा गया है एक्सपेंसेस। मतलब एक्सपेंसेस के थ्रू आप प्रॉफिट निकालते हो, सीधी बात। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का दूसरा नाम है एक्सपेंसेस। जो भी आप खर्चे कर रहे हो जिनका बेनिफिट आपको साल भर में मिलने वाला है वो सारे एक्सपेंसेस हैं, और जो भी आपका रेवेन्यू जनरेट करोगे साल भर में वो रेवेन्यू में लिखोगे, दोनों को माइनस करोगे, आपका आ जाएगा भाई प्रॉफिट। ठीक है, समझ में आ गया एक्सपेंडिचर में? देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखा है ना यहाँ पे, एक्सपेंसेस को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही बोलते हैं, ये सब लिखा है जो मैंने समझाया आपको। और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी समझा दिया, जिसको आप असेट बोलते हो। फर्नीचर खरीदोगे, मशीन खरीदोगे तो उसको असेट बोलोगे, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। प्रॉफिट क्या है? जो भी आपने रिवेन्यू आपका है इस साल का, वो एक्सपेंसेस से कितना ज्यादा है रिवेन्यू, वो प्रॉफिट हो गया आपका भाई। आपका रिवेन्यू एक्सपेंसेस से, साल भर के एक्सपेंसेस से कितना ज्यादा है वो आपका प्रॉफिट हो गया। अच्छा, गेन क्या है? गेन एक स्पेसिफिक तरह का प्रॉफिट होता है। मतलब ऐसा प्रॉफिट जो आपका प्राइमरी बिजनेस नहीं था, लेकिन फिर भी उससे आप पैसा कमा रहे हो। जो प्राइमरी बिजनेस नहीं था उससे अगर आप पैसा, उससे अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हो तो उसको आप स्पेसिफिकली गेन भी बोल देते हो। प्रॉफिट में तो वो इंक्लूड हो ही रहा है, प्रॉफिट में तो उसकी कैलकुलेशन होती है, ठीक है, लेकिन उसका स्पेसिफिक नाम भी दे दिया गया है गेन। मान लो आपने फिक्स एसेट बेचा, इससे आपको जो प्रॉफिट मिल रहा है उसका नाम गेन बोल सकते हो आप। आपने कोर्ट केस जीता, उससे जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है उसको गेन बोल सकते हो आप। आपकी वैल्यू ऑफ एसेट थी, उसका एप्रिसिएशन हो गया, आपका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस थोड़ी है ये। कोर्स ऑफ बिजनेस आपका नॉर्मल बिजनेस है पेन बेचना, ठीक है, ये तो रहेगा आपका प्रॉफिट में, साथ में ये सारे भी रहेंगे, तो इनको स्पेसिफिकली नाम दे दिया गया है गेन का। लॉस क्या होता है? वही, जो भी आपका रिवेन्यू है अगर वो कम है आपके साल भर के एक्सपेंसेस से, तो जो भी, जितना भी कम है रिवेन्यू वो आपके लॉस में आ जाता है साल भर में, ठीक है। और ये लॉस होता है, ये ओनर्स की इक्विटी को कम कर देता है, मतलब ओनर्स के कैपिटल को कम कर देता है। भाई 1 लाख का कैपिटल लगाया आपने, आपको इस साल 20,000 का लॉस हो गया, तो आप ही का तो 1 लाख रुपए कम हो गया, 20,000 रुपए, 20,000 रुपए 1 लाख से कम हो जाएगा, 80,000 बचेगा आपके पास। अगर आपको 20,000 का प्रॉफिट हो गया होता तो आपके कैपिटल में ऐड हो गया होता, फिर आपका 1,20,000 कैपिटल हो गया होता। भाई जो बिजनेस के, आपके बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो आप ही का तो पैसा है, वो कैपिटल में ऐड हो जाता है आपके। अब आए डिस्काउंट की बारी। डिस्काउंट देखो दो तरह के होते हैं, जो मैं बढ़ा रहा हूँ वही सब लिखा है यहाँ पे, अलग से कुछ नहीं लिखा है। कैश डिस्काउंट होता है और एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। पहले आप ट्रेड डिस्काउंट समझो। ट्रेड डिस्काउंट मतलब पूरे नगर को, सबको अगर डिस्काउंट दे रहे हैं ट्रेड करने पे, खरीदने पे, तो वो ट्रेड डिस्काउंट है। जैसे आप लोग जाते हो मॉल वगैरह में, सेल लगी रहती है, 10% ऑफ, 20% ऑफ, 50% ऑफ, ये ट्रेड डिस्काउंट है, ये सबके लिए इक्वली होता है। क्या है ये? ट्रेड डिस्काउंट है। जैसे मान लो, मैं एक यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ आपके लिए। ये आपका बायर है, ये आपका सेलर है, ठीक। अब ये बायर ने सामान खरीदा, गुड्स खरीदे सेलर से, और इस बायर ने ना 10% ऑफ में सामान खरीदा, ये बायर वन है। बायर टू ने भी अगर सेम सामान खरीदा सेलर से, इसको भी 10% का ऑफ मिला, ये ट्रेड डिस्काउंट है। बायर थ्री ने भी खरीदा, इसको भी 10% ऑफ मिला, ये ट्रेड डिस्काउंट है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये जो बायर है, बायर ने गुड्स खरीदा इसको, इसने पैसे ही नहीं दिए, बायर ने इसको भी पैसे नहीं दिए, 3 महीने का क्रेडिट मिला इसको, 3 मंथ्स का क्रेडिट मिल गया इस बायर को। 3 महीने का क्रेडिट मिला है, लेकिन सेलर को 1 महीने बाद ही जरूरत पड़ गई पैसों की। सेलर गया भागता हुआ बायर के पास, बायर बायर मेरे को तुम अगर अभी पैसा दोगे तो जो तुमको पेमेंट करनी है ना 10,000 की, इसमें मैं तुमको फ्लैट 50% ऑफ दे दूंगा, या 20% चलो ऑफ दे दूंगा।
ठीक है, 2000 का ऑफ दे दूंगा इसमें, 20% मतलब 1/5 होता है, 2000 ऑफ दे दूंगा। अब ये प्रॉम्प्ट पेमेंट करवा रहा है कि 1 महीने बाद ही, 3 महीने का क्रेडिट था लेकिन 1 महीने के बाद ही सेलर पहुंच गया बायर के पास कि पैसे दो, और ये 20% को ऑफ देगा। ये जो डिस्काउंट है इसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट, मतलब तुरंत कैश लेने के लिए जो डिस्काउंट ऑफर हो रहा है, जो डिस्काउंट मिल रहा है उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। आगे बात करते हैं वाउचर की। वाउचर क्या है? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। अरे आप सामान खरीदने जाते हो तो आपको बिल मिलता है ना, वाउचर होता है, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है जिसके बेसिस पे आप अपने बिजनेस में अकाउंट्स बुक में एंट्री करते हो कि इतना परचेज किया। सेल करते हो ना तो बिल देते हो ना, उसके बेसिस में एंट्री करते हो ना, वो सब वाउचर होते हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जिसके बेसिस में आप अकाउंट्स बुक में एंट्री कर रहे हो वो सारे के सारे वाउचर्स हैं। अच्छा, गुड्स क्या होते हैं? गुड्स जो सामान आप बेच रहे हो, जिस पे आप डील कर रहे होते हो, वो सारे गुड्स हैं आपके लिए। इस सामान को बेच रहे हो ना, ये गुड्स है। सामान को पहले खरीद रहे होगे तो ये भी गुड्स हैं। ठीक है, इस सामान को बनाने के लिए अगर रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, रॉ मटेरियल खरीदते समय जो एंट्री होगी वो परचेज की होती है। ठीक है, तो गुड्स क्या है? ये प्रोडक्ट्स हैं इन विच द बिजनेस यूनिट इज डीलिंग इन टर्म्स ऑफ विच इट इज बाइंग और सेलिंग और प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए फर्नीचर डीलर है अगर, तो फर्नीचर डीलर ने अगर चेयर खरीदे, टेबल खरीदे, तो उसके लिए वो गुड्स हैं। लेकिन अगर मैं पेन में डील करता हूँ, अगर पेन में डील करता हूँ और अगर मैं फर्नीचर खरीद रहा हूँ तो मेरे फर्नीचर गुड्स नहीं है, मेरे लिए वो असेट है। पेन में डील करता हूँ तो मैं पेन खरीदूंगा तो मेरे लिए वो गुड्स होंगे। ठीक है, ये होता है। पेन में डील करता हूँ तो पेन के रॉ मटेरियल खरीदूंगा तो भी मेरे लिए वो गुड्स हो जाएंगे, मान लो, वो तो भी गुड्स हो जाएंगे वो। अब अच्छा, गुड्स का अलग से अकाउंट नहीं बनता है, लेकिन गुड्स की डेफिनेशन क्या है वो बता रहा हूँ मैं अभी। हमें अकाउंटिंग एंट्री करेंगे तो आपको पता चलेगा कि गुड्स अकाउंट अलग से बनाते भी नहीं है, उसके लिए परचेज अकाउंट बनाते हैं, वो डिफरेंट चीज़ है, उसको छोड़ दो अभी। ठीक है, जो चीज़ मैं डील कर रहा हूँ वो सामान हमारे गुड्स हैं। जिस चीज़ में डील नहीं कर रहा हूँ, फर्नीचर वगैरह, मशीनरी वगैरह, वो असेट हो जाएंगे हमारे। हाँ, लेकिन अगर मैं फर्नीचर का ही बिजनेस करता हूँ, तब मैं फर्नीचर खरीद और बेच रहा हूँ, तो फर्नीचर मेरे लिए गुड्स हो जाएंगे। आगे बात करते हैं ड्राइंग की। आपने कैपिटल लगाया था ना ऊपर, अगर आप उस कैपिटल को निकाल लोगे, पैसे निकाल लोगे, या आप अगर गुड्स को निकाल लोगे बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए, उसको ड्राइंग बोलते हैं। परचेज मैंने आपको सिखाया था ना, टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स परचेज आप कर रहे हो, जो बिजनेस गुड्स परचेज कर रहा है। मैं कहा था ना गुड्स क्या होते हैं, पेन खरीद रहे हो, रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, जितना अमाउंट का आप खरीद रहे हो गुड्स, बिजनेस खरीद रहा है, चाहे वो क्रेडिट में हो चाहे वो कैश में हो, या यूज करने के लिए, सेल करने के लिए, वो परचेजेस है। वो परचेज का टोटल अमाउंट आपको परचेज में लेके जाना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आपकी ट्रेडिंग बिजनेस है तो आप डायरेक्टली पेन खरीद के बेच रहे होगे, तो जितना पेन खरीदोगे वो परचेज वाले अकाउंट में आ जाएगा टोटल अमाउंट। अगर आप मैन्युफैक्चर करते हो तो रॉ मटेरियल खरीदोगे, तो जो भी रॉ मटेरियल आपने खरीदा वो आपके परचेज में आ जाएगा टोटल अमाउंट। स्टॉक क्या है? अगर मैं पेन का बिजनेस करता हूँ, पेन खरीदने और बेचने का, तो जो मैंने पेन खरीदा तो उसको मैंने अपने स्टॉक में रखा, वेयर हाउस में, तो ये मेरी इन्वेंट्री है, ये मेरा स्टॉक है। इन्वेंट्री में एक कॉन्सेप्ट होता है, या स्टॉक में कॉन्सेप्ट होता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का मतलब, मान लो 1 अप्रैल 2028 को जो मेरे बिजनेस में ऑलरेडी पेन पड़े हुए हैं, जो पिछले साल से उतर के आ रहे हैं, वो 10,000 हैं। 10,000 मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री हो जाती है। अब इस साल मतलब 28 से 29 में, फाइनेंशियल ईयर 28 से 29 में, मैंने मान लो खरीदा, 5,000 यूनिट्स और खरीद ली, तो ये मेरी परचेजेस हो गई। और 28-29 के एंड में, फाइनेंशियल ईयर 28-29 के एंड में, मान लो मेरे पास 2,000 यूनिट्स ऑफ पेन बचे, तो ये मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री हो जाएगी। मतलब 10 + 5 15,000 बेचनी थी, 13,000 बेच दी, 2,000 क्लोजिंग इन्वेंट्री हो गई। क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री कुछ भी बोल सकते हो। तो ये बिगिनिंग इन्वेंट्री, एंडिंग इन्वेंट्री, परचेजेस भी सिखा दिया। डेटर्स क्या होते हैं? डेटर्स बड़ा सिंपल है। जिन लोगों को आपने सामान बेचा होगा उधारी में, क्रेडिट में, क्रेडिट मतलब उधारी में बेचा होगा सामान, और जिससे आपको पैसे मिलने वाले होंगे, हु ओ टू यू। हम बिजनेस वाले हैं, हमने सामान बेचा उधारी में, सामने वाली जो पार्टी है वो हमारी डेटर्स है, सीधी बात। ठीक, वो हमको पैसा देगी बाद में। ठीक है, वो हमारे रिसोर्सेज में आ जाएंगे, असेट में आ जाएगा। क्रेडिटर्स, हमने किसी से सामान खरीदा है, उसको हमने पैसे वापस नहीं दिए हैं, तो वो हमारे क्रेडिटर्स हैं। हम पैसे उसको वापस करेंगे, ये वो हमारे ऑब्लिगेशंस हैं, वो लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा। ठीक है, क्रेडिटर्स आर द पर्सन और अदर एंटिटीज हु मस्ट बी पेड बाय अस। अस मतलब एंटरप्राइज, हम एंटरप्राइज है ना, हम बिजनेस के अकाउंटेंट मान के अकाउंटिंग पढ़ते हैं। दैट्स इट। तो आई होप आपने क्लास को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा, आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, आपको क्लास कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक टाटा बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।